ऑफिसर्स के लिए उनको जितनी दारू चाहिए वो मिल सकती है, और वो जो जवान हैं वो इनको सर्व कर रहे हैं। ये नियम सिर्फ जवानों के लिए ही क्यों हैं? ऑफिसर्स के लिए भी कर दो ना। फेसबुक बैन कर देना। हाँ जी। राइट, एनी स्पेसिफिक रीजन? टेररिस्ट, वो किसी लड़की की फोटो लगा के आपसे चैट करेगा। सो अभी जो हमारा इनोसेंट फौजी है, ये अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो इसको नहीं बतानी चाहिए वो बताता है। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन अग्निवीर? आप ये सोचिए, जिसमें आपको पता है कि मेरा करियर ही 4 साल का है, आप उसमें क्या टाइम और एफर्ट स्पेंड करेंगे? हमें कॉम्पेंसेशन मिल रहा है सरकार की तरफ से कि भाई तुम मर सकते हो। तो ये लोग क्लेम करते हैं कि यार हमें ऑफिसर से कम क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी भी जान को उतनी ही रिस्क है। तो आपने बोला कोर्ट मार्शल होता है, क्या पनिशमेंट्स क्या होती है? डेथ पेनल्टी तक है कोर्ट मार्शल में लागू। आर्मी में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस है, हज़ारों की तादाद में संख्या खड़ी है फौज में घुसने के लिए। जिसको नहीं पसंद आ रहा उसे जाने दो। जब आर्मी की बात होती है तो हर इंडियन के दिमाग में यही आता है दैट वी आर प्राउड ऑन देम बिकॉज दे आर प्रोटेक्टिंग अस ऑन बॉर्डर्स। पर क्या आपको पता है दैट इनकी डे टू डे लाइफ कैसी होती है, कितने सारे चैलेंजेस आप इनको फेस करने पड़ते हैं? बिकॉज हम इन जनरल इनसे डेली इतना इंटरेक्ट नहीं करते हैं, पर इस पॉडकास्ट में मुझे और आपको ये जानने को मिलेगा दैट इनकी लाइफ में कितने सारे इश्यूज है, भले वो मेंटल इश्यूज की बात हो या फिर ये भी अपनी बेसिक ह्यूमन राइट्स के लिए फाइट कर रहे होते हैं। कई सारे आर्मी में लोग इवन सुसाइड तक कर लेते हैं, तो सिर्फ बॉर्डर से प्रोटेक्ट करने, जहाँ पे कई जगह -5 -10 का टेम्परेचर है, उसके साथ साथ भी बहुत सारे इश्यूज होते हैं जो कि इंडियन आर्मी में आर्मी पीपल को फेस करने पड़ते हैं, जिसके बारे में हमें बताएंगे मेजर कवीश अग्रवाल। राइट, साथ ही साथ इनकी फाइट ताकि आर्मी में जो लोग हैं उनको भी बेसिक ह्यूमन राइट्स मिले, उनको भी वो अपॉर्चुनिटीज मिले, ये सारा डिस्कशन करेंगे। सो व्हाट्स दिस एपिसोड, लेट्स स्टार्ट। So hi, welcome back to this another podcast with me, Arshi. I hope you guys are doing good. और एक और podcast, and I feel like हर podcast की अपनी ब्यूटी होती है। बहुत सारी चीज़ें आपको डेफिनेटली सीखने को मिलती हैं, बट मुझे भी बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलती हैं और बहुत सारी नई चीज़ें जानने को मिलती हैं जो आई थिंक उससे पहले आई हैव नेवर थॉट ऑफ। So today we have Major Kavish Agarwal ji with me, and I just want you to first of all introduce yourself so that we can take it forward. Hello, I'm Major Kavish Agarwal. I had completed law from Government Law College in 2012, and then I joined the army. And 49 weeks of training I've done in Officers Training Academy in Chennai, and then I got commissioned in the Indian Army's JAGS department. Prior to going to the JAGS department proper, I've served for 1.5 years in 5 JAT, that is one of the infantry battalions of the Indian Army. And then I've served in the JAGS department, and after total 10 years of commissioned service, I took release and I've been practicing in the Honorable Supreme Court and High Court of Delhi and AFTs. And we do have a few miscellaneous cases elsewhere in other cities. अच्छा, तो कभी सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है दैट आई मीन आपने जब अपना 12th कंप्लीट किया, आपने सोचा मुझे लॉयर बनना है, राइट? दैट इज समथिंग व्हाट, बट गेटिंग इनटू इंडियन आर्मी आफ्टर बिकमिंग अ लॉयर, हाउ दिस जर्नी हैपेंड? See, it was an accident, honestly speaking. So I was one of those students who are preparing for government jobs, who want government. So I was preparing for judicial services. I had cracked Haryana Judicial Service Preliminary Exam. I had cracked Haryana Civil Services Preliminary Exam. But इन दोनों का मेंस होने से पहले I happened to appear for Indian Army's JAG exam. And आर्मी में ये अच्छी बात होती है कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है वो जल्दी खत्म हो जाता है. So you have your 5-day SSB interview, which I underwent. और उसके बाद से then we have medicals, which also gets over in 5-6 days, and then in a few days you get your result. So basically the whole selection process gets over in couple of months, unless you have to write the written test, which is not there in the case of JAG officers. Written test हमारा नहीं था, क्योंकि हमारे जो 60% ज़्यादा जिसके total aggregate marks थे, 58% ज़्यादा उनको call letter आया था. So I got a call letter and I was able to get selected directly. But I said it is an accident because I was just going for any government service. और वो judiciary में I could have gone, लेकिन इसमें पहले निकल गया. So I thought that a bird at hand is better than two in the bush. जो हाथ लग रहा है वो ले लो, क्योंकि वो पता नहीं चीज़ क्लियर होगी या नहीं होगी. Though I was a good student, I would have probably cracked it. But I thought that yes, this is I've cracked it, so let me go into it. अच्छा कविश, बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होगा what JAG stands for. So what it is, exactly? So JAG actually stands for Judge Advocate General's Department. इसके बारे में मैंने एक recent podcast में बोला था, जिस्ट ने मेरा लिया था, लेकिन वो unfortunately वो वीडियो रिमूव
हो गई है, because probably there was some content which people were not comfortable with. So JAG stands for Judge Advocate General's Department. Now it is completely a misnomer. So a JAG officer is certainly not a judge at any point of time. कोई भी JAG officer कभी भी कोई decision नहीं ले सकता है. He just gives opinions. Advocate. Any JAG officers do appear as advocates in courts, in High Court and AFT and in Supreme Court, but they are not proper advocates because they don't have the right to appear in whichever court they want to appear in. General, we have only two generals in the JAG's department, whereas other arms and services like infantry, artillery, armored corps, signals, EME, etc., they have many generals, 10, 15, 20 generals. हमारे यहाँ तो JAG में highest post only is major general, बाकियों में you can become lieutenant general also. So this judge advocate general is a complete misnomer. इससे कोई बात समझ नहीं आती. Actually people are misled. People are thinking that they will become judges. No, you will not become a judge in the army. Unfortunately, it is very unfortunate because JAG officer के पास वो power होनी चाहिए because he is the only guy, he or she, who knows the law when a court martial is happening. So JAG officer is the only person who understands the nuances and the nitty-gritties of the law properly. बाकी लोगों को वो सिर्फ अपने कॉमन सेंस से काम कर रहे हैं. बट एनीवे मेरे ख्याल से जो JAG डिपार्टमेंट के बारे में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है ये सारी बातों के अलावा वो ये है कि JAG ऑफिसर्स का ऑलमोस्ट 2.5 साल की सीनियरिटी का लॉस हो जाता है. आई वुड सर्टेनली नॉट रिकमेंड एनी लॉयर और लॉ स्टूडेंट टू कम इन टू द JAG डिपार्टमेंट ऑफ द आर्मी. रीज़न इज़ दैट अगर आपको सम्मान नहीं मिल रहा, अगर आपको इक्वालिटी नहीं मिल रही है, आप एक्चुअली यू आर द वॉच डॉग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एज फार एज इंडियन आर्मी इज कंसर्न्ड. You are legal advisor to commanding officers, general officers commanding. Judge Advocate General of the Indian Army is legal advisor to the Chief of Army Staff. लेकिन एकमात्र डिपार्टमेंट है ये इंडियन आर्मी का, एकमात्र ऐसा महकमा है, एक टुकड़ी है जिसके सारे ऑफिसर्स का 2.5 साल का 3 साल का सीनियरिटी का लॉस हो रहा है. नाउ आई एम टेलिंग यू, आफ्टर डिसिप्लिन इन द इंडियन आर्मी, सीनियरिटी इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट इशू. हर एक ऑफिसर का अगर आपको मैं बताता हूँ, जैसे मान लीजिए लेट अस से यू हैव कम आउट ऑफ स्कूल इन द ईयर 2012 फॉर एग्जांपल, और जो स्टूडेंट जो 2013 या 14 में पास आउट हुआ वो आपके जूनियर थे. मान लीजिए यू हैव टू सल्यूट देम ऑल योर लाइफ. हाउ विल यू फील? लेट अस से कोई स्टूडेंट है जो कि आपसे वीक था पढ़ाई में, जो स्पोर्ट्स में फेल होता था, जिसको रनिंग नहीं आती, जो हर एक चीज में आपसे पीछे है, एंड ही बिकम्स योर सीनियर. यू हैव टू सल्यूट हिम. मेरा ऐसा कोई नहीं रहा है, जो ट्रोल करेंगे इसलिए मैं उन्हें बता रहा हूँ कि मेरा ऐसा कोई जूनियर नहीं रहा है जिसको मुझे सल्यूट करना पड़ा हो. लेकिन मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूँ समझाने के लिए. आपको उसको सल्यूट करना पड़ रहा है. अगर आपकी और उसकी बहस हुई तो कोर्ट मार्शल आपका होगा फॉर इनसबऑर्डिनेशन, फॉर क्वारलिंग विद अ सीनियर ऑफिसर. आपका अपराध सिर्फ इतना है कि आपने कानून की पढ़ाई करी, उस व्यक्ति ने या तो BA BCom की पढ़ाई करी या BTech करी या कुछ भी और किया, उसने लॉ के अलावा कुछ भी पढ़ा, तो वो आपका सीनियर बन गया. अब वो आपका सिर्फ सीनियर तो वो आपका है ही ऑब्वियसली, उसके लिए ऑब्वियसली उसके अलाउंसेस भी ज़्यादा हैं, उसकी सैलरी भी ज़्यादा है. तो जो व्यक्ति लॉयर नहीं है, जो इंजीनियर है, उसके आपसे लगभग 10-12 हज़ार रुपये महीने की सैलरी भी ज़्यादा होगी. ठीक है, जो इंजीनियर है उसको सरकार, उसको इंडियन आर्मी सरकारी खर्चे पे और ड्यूटी पे रहते हुए प्रीमियर इंस्टीट्यूट से MTech के कोर्सेज की अपॉर्चुनिटी देती है. लॉयर्स को वो भी नहीं मिलता. सो बेसिकली मैंने अपने बलबूते पे, अपनी मेहनत पे, अपने खर्चे पे मैंने LLM किया, दैट इज मास्टर्स इन लॉ. उसके लिए मुझे कोई हायर क्वालिफिकेशन ग्रांट नहीं है, जबकि इंजीनियर्स को, डॉक्टर्स को मिलती है. सरकारी खर्चे पे आपने MTech किया, सरकारी खर्चे पे आपने पोस्ट ग्रेजुएशन किया या डॉक्टरल डिग्री अटेन करी मेडिसिन में, तब भी आपको एडिशनल हायर क्वालिफिकेशन ग्रांट मिलती है बिकॉज यू आर मास्टर्स और बिकॉज यू आर PhD इन दैट सब्जेक्ट. बट बिकॉज लॉयर्स आर डूइंग इट, दे आर नॉट गेटिंग एनीथिंग. So basically, the only reason why lawyers are getting behind everyone else in the Indian Army is that they are lawyers. मुझे शेक्सपियर का एक कोट याद आता है, वो पता नहीं कौन सा हैमलेट या कोई प्ले में है, वो कोई शेक्सपियर का कैरेक्टर कहता है, the first thing we'll do, let's kill all the lawyers. See, lawyers are bad people, maybe yes, okay, मतलब इनका crooked होते होंगे, ठीक है, they are, but that does not mean that you will put down a whole community. अगर आपको इतनी आपत्ति है, आप एक लिख के दे दीजिए कि देखिए जी, भारत की सबसे घटिया कौम है वकील, सबसे गए बीते लोग हैं, ये सबसे क्रिकेट हैं, सबसे गंदे लोग हैं. अगर आपके हिसाब से हैं, देश के राष्ट्रपिता वकील थे महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू वकील थे. कुछ लोग इनको बहुत क्रिटिसाइज करते हैं, दैट इज अ डिफरेंट मैटर. लेकिन अपने सारे फ्रीडम फाइटर्स जो थे,
अगर आप इंडियन हिस्ट्री में निकाल के देखेंगे, ज़्यादातर लोग जिनके हम हिस्ट्री में नाम पढ़ते आ रहे हैं वो लॉयर्स थे. दे हैव डन इमेंस कॉन्ट्रीब्यूशन टू दिस नेशन. हाँ, even if people are criticizing Mahatma Gandhi or Jawaharlal Nehru or whoever else, but the fact remains that a huge amount of contribution has been given by the legal fraternity. Okay, जो हमारे जजेस होते हैं, Honorable Chief Justice of India himself is a lawyer, no? First, वो पहले LLB करके जाते हैं. Honorable Chief Justice of India is rank 4 on the official order of precedence of India. Okay, कोई डॉक्टर या कोई इंजीनियर का दर्जा उनके ऊपर नहीं हो सकता. रैंक 1 पे होता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रैंक 2 पे होता है वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, रैंक 3 पे आई थिंक Prime Minister, if I'm not wrong, and rank 4 is, or sorry, maybe rank 6 is Chief Justice of India, whatever it is. लेकिन उसके ऊपर कोई ऐसा नहीं है चीफ इंजीनियर ऑफ इंडिया, चीफ डॉक्टर ऑफ इंडिया, ऐसा टाइप का कुछ नहीं है उनके ऊपर. ठीक है, जो हमारे इतने सारे MLAs, MPs वगैरह हैं, मैं उनका कोई बहुत आदर सम्मान की बात नहीं कर रहा हूँ, बट आई एम जस्ट सेइंग दैट हाउ कैन यू से दैट अ होल प्रोफेशन is weaker, is poorer than any other whole profession? You cannot say that. And even if you feel that, you cannot depress their seniority. अगर ऐसी बात है तो आप डॉक्टर्स को सबसे सीनियर कर लो, इंजीनियर्स को उनसे थोड़ा जूनियर कर लो, जो इन्फेंट्री वाले हैं उनको थोड़ा और जूनियर कर लो, ठीक है, जो आर्मी सर्विसेज कोर में उनको और थोड़ा जूनियर कर लो, और जो MBBS डॉक्टर है उसके बराबर आप डेंटिस्ट को क्यों रख रहे हो, उसके बराबर आप वेटरनरी डॉक्टर को क्यों रख रहे हो? तो MBBS डॉक्टर सीनियर होना चाहिए, वेटरनरी डॉक्टर उससे जूनियर होना चाहिए, डेंटिस्ट शायद या तो MBBS वाले के बाद आना चाहिए. और जो जैसे इंजीनियरिंग की अलग अलग स्ट्रीम्स हैं उसमें भी होता है कंप्यूटर साइंस इज आई थिंक द बेस्ट, या हमारे टाइम में होती थी. अभी भी है. तो कंप्यूटर साइंस वाला जो इंजीनियर उसको सीनियर कर दो, और जो कुछ पॉलीमर टेक्नोलॉजी टाइप वाले में उसको जूनियर कर दो. दिस इज नॉनसेंस. यू कैन नॉट से कि किसी की क्वालिफिकेशन किसी से बेटर है तो वो बंदा सीनियर हो जाएगा, राइट? एवरीवन एल्स BA, BCom, BSc, BTech, MBBS, BDS, BVSc, ये सारे पैरेलल हो जाते हैं. The only people who are left behind is lawyers. इसमें कोई डाउट नहीं है. इनफैक्ट लॉयर्स के खिलाफ ये जाती है कि अगर इफ आई एम अ लॉयर इन द इंडियन आर्मी, आई विल बी बिहाइंड lawyers in the Indian Navy also by almost 2 years. It is so fascinating. Navy mein, it is, if I start talking about it, there is no end to illegalities which are being committed by the Indian Defence Forces. With all due respect to everyone concerned, and with all due admiration and respect and veneration which I have in my heart and mind for the Indian Armed Forces, they are the best organizations in India, head and shoulders above any other private or central government organization or state government organization for that matter. लेकिन जो गलत है सो गलत है. I am calling a spade. Indian Navy में if I am going and starting my training as an officer, मेरी सीनियरिटी उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन मैंने ट्रेनिंग अकेडमी में कदम रखा. लेकिन अगर मैं आर्मी में आ रहा हूं तो मेरी सीनियरिटी उस दिन से स्टार्ट होगी जिस दिन मेरी ट्रेनिंग कंप्लीट हुई. व्हाट नॉनसेंस इज दिस? मतलब नेवी वाला जा रहा है तो उसके पहले दिन से क्यों ड्यूटी स्टार्ट मानी जानी चाहिए? सो दैट नेवी गाइस, लेट अस से आई हैव पास आउट ऑफ GLC Mumbai in 2012 and someone else has also passed out with me and in 2012 and he goes to the Navy, I go to the Army, so he becomes 1 year senior to me straight away. Then Army has a very funny policy कि जो नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स होते हैं, जैसे कि मैं जो लॉयर्स को नॉन टेक्निकल मानते हैं, टेक्निकल मीन्स इंजीनियर्स, which is another very stupid classification by the way, because technical का मतलब ये नहीं होता टेक्नोलॉजी से रिलेटेड. टेक्निकल मीन्स दैट एनीथिंग विच इज स्पेसिफिक. इसमें ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी से मैंने रिसर्च अच्छी खासी पढ़ाई की आधे घंटे तक. टेक्निकल का मतलब एनीथिंग विच इज आर्किटेक्चर इज अ टेक्निकल फील्ड बिकॉज एनी लेमैन कैन नॉट डू इट. कुकिंग मे बी अ टेक्निकल फील्ड, ओके. शेफ मे बी कॉल्ड अ टेक्निकल स्पेशलिस्ट इन हिज ओन फील्ड. सो लॉयर्स आर एज टेक्निकल एज इंजीनियर्स. लेकिन क्योंकि अगर आप लॉयर्स की एंट्री को नॉन टेक्निकल मानते हैं तो उनका 7 महीने का सीनियरिटी का डिप्रेशन हो जाता है. ऐसे जो भी बंदा जो इंजीनियर नहीं है वो 7 महीने सीनियरिटी में पीछे हो रहे हैं अपने काउंटर पार्ट से. तो 7 महीने सपोज आई एंड समवन एल्स आर गोइंग इनटू द नेवी टुगेदर. एक तो वो 1 साल उसका ट्रेनिंग के टाइम से ही उसका सर्विस स्टार्ट मान ली जाएगी. दूसरा, मेरे 7 महीने सीनियरिटी को डिप्रेस कर दिया आर्टिफिशियली, नेवी में नहीं किया. सो बेसिकली देयर इज सो मच disalignment between the Army and Navy and Air Force also. Somehow the Ministry of Defense is not able to, have similar policies for all three services. So you have gone through the process and that's why, you have this... I have lived with it. No, I have burnt with hell. I have burnt in hell. I have lived in fire for 10 years because I don't accept that anyone who's an engineer, merely because he's an engineer, he's better than me. He should prove it.
I will salute him, I will respect everything. He gets selected into the Indian Army before me, I will salute him, he should be senior to me. But because he's an engineer, he's becoming senior to me, absolutely not acceptable. People who are junior to me by 1 year, because that guy is an engineer, he's becoming senior to me. What nonsense is this? You see, आप उसमें पैरामीटर्स रख सकते हैं. Okay, उसकी परफॉर्मेंस बेटर है, ही इज बिकमिंग सीनियर टू मी, दैट इज फाइन. देयर इज नो पैरामीटर्स लाइक दिस. 13 साल की नौकरी तक एवरीवन विल बिकम टाइम स्केल लेफ्टिनेंट कर्नल. उसमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा. लेट अस से आई एम परफॉर्मिंग वेरी वेल. लेट अस से वो जो इंजीनियर है उसको पनिशमेंट मिल रखी है 4 बार, तब भी वो ही विल बी सीनियर टू मी एंड आई एम डूइंग वेरी वेल. लेट अस, मेरे पास कोई कमेंडेशन कार्ड नहीं है, मेरे को किसी ने प्रशंसा नहीं करी, 1-2 कमेंडेशन अप्रिसिएशन लेटर्स मिले हैं मुझे. ठीक है, मुझे कोई चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, वाइस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आर्मी कमांडर वगैरह से किसी से मेरे को कोई प्रशस्ति पत्र नहीं मिला है. लेकिन मान लीजिए मुझे 5 मिले होते हैं और उसको 4 बार पनिशमेंट मिली है, स्टिल ही सीनियर टू मी जस्ट बिकॉज ही इज एन इंजीनियर एंड आई एम अ लॉयर. दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल. दिस इज वायलेशन ऑफ राइट टू इक्वालिटी. ओके, लेट अस बी स्ट्रेट अबाउट इट. दैट इज व्हाई आई से प्लीज डू नॉट कम टू द जैक्स डिपार्टमेंट अनलेस यू आर स्टार्विंग. आपके घर में खाने को नहीं है, आपको बहुत बुरी हालत हो रखी है. ठीक है, मतलब इफ यू वांट गवर्नमेंट जॉब्स यू कैन गो एल्सवेयर. Don't you think this is a very big statement? Of course it is. I'm saying it on record. It is a very big statement. I've made this statement in the Honorable Delhi High Court. I filed a writ petition in the Honorable Delhi High Court, which was listed for hearing for the first time on 15th Feb 2023. Or in their reply, you will not believe it. Union of India is saying that people with BTech degrees and MBBS degrees have premium degrees over LLB. Imagine saying that one degree is premium and some other degree is non-premium. I mean, what kind of things are we talking about? आप जो जैक का नोटिफिकेशन आता है उसमें लिखा होता है बेस्ट एंड ब्राइटेस्ट लॉयर्स रिक्वायर्ड. Why do you want best and brightest? You should have stupidest and dufferest and failure type of lawyers required. If you know lawyers are such a pathetic community, why do you want that they should have 60% marks? I mean, you want good and smart people and then you want to put them behind everyone else? Lawyers are also doing very well in the Indian Army. There's one lady lawyer, she's serving right now, she's a JAG officer. She was sword of honor. sword of honor उस कैडेट को मिलता है OTA चेन्नई में, जो कि सारे कैडेट्स में जिसका रैंक 1 होता है. 250 लगभग कैडेट्स होते हैं, 200 से 250, कई बार 300 होते हैं. शी वॉज ओवरऑल मेरिट रैंक 1. मैं नहीं था, आई वॉज वेरी मीडियोकर. शी वॉज ओवरऑल, शी लेड दैट कंटिंजेंट, दैट परेड. She got some kind of a commendation card on the spot by, I think, the chief of army staff. She's doing very well. She was very good in athletics and running and other things. JAG officers are also bringing laurels to the Indian Army. JAG officers are defending cases worth thousands of crores. I have handled cases, very important, crucial cases in high courts. We have JAG officers representing Indian Army in Supreme Court and every high court and in AFT, where very important matters are being discussed. अगर वो अच्छे से ड्यूटी नहीं करेंगे, there will be pan India ramifications. JAG officers are working 16 to 18 hours a day in sensitive appointments. जो दिल्ली हाई कोर्ट के में जो पोस्टेड JAG officers होते हैं, उनके एक दिन में 10-15 केसेस, 20 केसेस लगते हैं. He has to read all those files before the next day. When he goes to the court, he has to read all those files and be acquainted with them. After those 10-15 cases are over, he has to report to various officers कि उन केसेस में क्या हुआ आज. They have a huge responsibility, nothing less than any engineer or any doctor. Okay, I have handled cases of suicide, cases of attempt to murder, abetment to suicide, marital discord cases. ये कौन से पैमाने से आप कह सकते हैं कि किसी डॉक्टर या इंजीनियर से कम लेवल की ड्यूटी है या किसी प्रकार? So I was posted in field area. I am also living in stress. We are doing duty as well as anyone else is doing duties. I am checking guard duties at nights. I am running BPT. I am doing cross country. I am doing everything which anyone else is doing. So कौन से तरीके से आप ये कह सकते हैं that one whole department has to come, और वो legal department ही. There is no two ways about it. I am very clear in my mind. अच्छा, ये तो आपने अपना एक्सपीरियंस और जो भी आप रेज था वो आपने बताया. मेरा एक और क्वेश्चन है. लेट्स इन केस जब हम आर्मी की बात करते हैं तो हर इन जनरल सिटीजन के दिमाग में आता है कि ठीक है वी आर देयर इन ऑन द बॉर्डर्स, लड़ाई हो रही है, वॉर या सेफ्टी सिक्योरिटी, ये चीज़ आ रही होती है और उसके लिए
ट्रेनिंग होती है, बहुत रिगरस ट्रेनिंग होती है. Yes. सो लेट्स इन केस अगर कोई लॉयर जाता है लॉ डिपार्टमेंट में आर्मी के अंदर, तो उनकी ट्रेनिंग का क्या प्रोसेस रहता है, कितने दिन की रहती है, और उसमें यू नो व्हाट बेसिकली दे ट्रेन यू फॉर? सी जैसा कि मैंने आपको बताया, एक ऑफिसर्स ट्रेनिंग एकेडमी होती है, ये चेन्नई में है. इसमें लॉ ऑफिसर्स जो होते हैं जैग डिपार्टमेंट वाले, दे अंडरगो द सेम बेसिक इन्फेंट्री ट्रेनिंग फॉर 49 वीक्स. उस ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस नहीं है कौन बंदा BA BCom है, कौन इंजीनियर है, कौन लॉयर है, कौन क्या है. उसमें सिर्फ डॉक्टर्स के अलावा सारे लोग होते हैं, सारे क्वालिफिकेशन वाले. दे हैव टू अंडरगो द सेम ट्रेनिंग. ओके, रनिंग, क्रॉस कंट्री, स्विमिंग, हाई जंप. I mean, sorry, not high jump. It is that jump from 10 meters in the swimming pool and jump from 15 meters also, जिसका एक टेस्ट होता है. फिजिकल टेस्ट, एकेडमिक टेस्ट, टैक्टिक्स आप पढ़ेंगे. बेसिकली जो एक फौजी बंदे को, एक ऑफिसर को बनने के लिए जो एक इन्फेंटेरियन को ट्रेनिंग होने की आवश्यकता है, जो एक बेसिकली स्पेशल फोर्सेस वाले बंदे की भी जो बेसिक ट्रेनिंग होती है, वो सारी ट्रेनिंग लॉयर्स, इंजीनियर सब लोग एक साथ करते हैं. एक्चुअली ट्रेनिंग में कोई डिफरेंस ही नहीं होता कि कौन लॉयर है, कौन इंजीनियर है, कौन क्या क्वालिफिकेशन का है. एक्चुअली देयर इज नो डिफरेंस एट ऑल. एक्चुअली आर्मी में आने के बाद, सर्विस में आने के बाद भी देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन अ लॉयर एंड एन इंजीनियर. वो तो ऑब्वियसली जो लॉयर है वो लीगल का ही काम करेगा, जो इंजीनियर है वो इंजीनियरिंग का काम करेगा. अनलेस इंजीनियर्स का हाँ ये भी होता है कि वो इन्फेंट्री वगैरह में चले जाते हैं. ऐसे तो जो आंख का डॉक्टर है वो आंख का ही देखेगा ना, जो कान का डॉक्टर है वो कान का देखेगा, ENT वाला. सो एन ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट विल सी द आईज एंड व्हाट इज दैट, जो पीडियाट्रिशियन विल लुक एट किड्स. सो वो तो जो मेरा स्पेशलाइजेशन, आई विल डू दैट वर्क, बट देयर आर 100 अदर काइंड्स ऑफ ड्यूटीज व्हिच आर कॉमन फॉर ऑल ऑफिसर्स. सारे लोग वही सेम सिमिलर ड्यूटीज करते हैं. I am also doing duties in the nature of an adjutant. I am doing many administrative duties. ट्रेनिंग की आप जहां तक बात करें, एग्जैक्टली सेम ट्रेनिंग होती है लॉयर्स की. देयर इज नॉट द स्लाइटेस्ट डिफरेंस. ओके, ट्रेनिंग सेम होती है, ट्रेनिंग कंप्लीट हो गई, व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट यू गो टू योर यूनिट. ओके, यूनिट में जाने के बाद ऑब्वियसली यू नो ये ऐसा होता है कि परफॉर्मेंस के ऊपर डिपेंडेंट है कि फिर आप किस लेवल पे जा रहे हो, या फिर क्या मतलब व्हाट. सो लाइक आई जस्ट सेड अ फ्यू मिनट्स अगो, आप अगर ट्रेनिंग सक्सेसफुली कंप्लीट करने के बाद आप लेफ्टिनेंट के रैंक में कमीशन होते हैं, उसके 2 साल बाद आपको कैप्टन बनना चाहिए. अब 2 साल बाद कोई कैप्टन नहीं बनेगा, क्योंकि जो टेक्निकल ऑफिसर्स हैं वो बन जाएंगे 1 साल 1 महीने बाद, क्योंकि उनको 1 साल की एंटीडेट सीनियरिटी मिल जाती है. और दूसरी कैटेगरी है नॉन टेक्निकल ऑफिसर्स, उनका 7 महीने का सीनियरिटी का डिप्रेशन हो गया तो वो बनेंगे 2 साल 7 महीने बाद. अच्छा, ठीक है. ये बात किसी को जब ये नोटिफिकेशन देते हैं उसमें बताते नहीं है क्लियरली कि आपका 7 महीने का डिप्रेशन ऑफ सीनियरिटी हो जाएगा. इसके लिए हमें एक ऑनरेबल AFTs में, लर्नड AFTs में हम केस फाइल कर रहे हैं. 7 मंथ का जो इलीगली सीनियरिटी का डिप्रेशन किया गया है सरकार के द्वारा, बहुत सैकड़ों ऑफिसर्स का, हजारों ऑफिसर्स का. तो खैर वो सीनियरिटी वाली बात हटा करके, तो 2 साल में मान लेते हैं कि अगर आप कैप्टन है, जैसे कि उनके इश्तिहार के हिसाब से मैं बता रहा हूँ, फिर उसके बाद आप 4 साल में और मेजर बन जाएंगे, मतलब टोटल 6 years ऑफ सर्विस. तो 6.7 और 5.1 जैसे भी आप समझें, 6 साल में मेजर, 13 साल में लेफ्टिनेंट कर्नल. और 13 साल के बाद से इट इज डिपेंडेंट, आपका पूरा सर्विस रिकॉर्ड देखा जाएगा. उसके बाद इट इज सिलेक्शन बेस्ड रैंक्स. उसके बाद कर्नल. अगर आप, अब बहुत सारे लोग सुपरसीड हो जाते हैं, उसका एक अलग कंट्रोवर्सी चलती रहती है, बिकॉज आई थिंक मे बी 30-40% ऑफिसर्स आर मेकिंग इट टू द सिलेक्शन कर्नल रैंक. 60-70% ऑफिसर्स मे बी आर गेटिंग सुपरसीडेड. मैं इसमें कोई एक्सपर्टीज नहीं क्लेम कर रहा हूँ, मेरे को नहीं पता 60% है वो, या 80% है, या 40% है. आई एम नॉट सेइंग दैट, बट अ ह्यूज नंबर ऑफ officers are getting superseded at the rank of lieutenant colonel, which is a very very disgruntling factor in the entire armed forces. कर्नल के बाद फिर ब्रिगेडियर, फिर मेजर जनरल, फिर लेफ्टिनेंट जनरल, फिर जनरल, देन CDS. आपकी जब पहली पोस्टिंग हुई थी, राइट, यूजुअली हम जब लॉयर्स की बात करते हैं तो आपके पास आया ये केस है, ये सारी चीजें हैं. इंडियन आर्मी में यूजुअली क्या रहता है? नहीं, तो जैसे कि मैंने आपको ये बात भी कही थी, मैं कमीशन होकर के पहले एक लॉयर्स का इन्फेंट्री अटैचमेंट कराया जाता है 72 वीक्स का. वो किसी किसी का आर्टिलरी में भी हो सकता है. ये बात आपने अच्छी पूछी, क्योंकि कुछ लोग जिनको कुछ पता नहीं होता है वो एक कमेंट लिख देंगे कि ये मेजर कवीश ने कभी कोई, इन्होंने डेस्क से कभी उठे ही नहीं, इन्होंने पेन पेपर के अलावा कोई काम ही नहीं किया, तो इन्हें पता नहीं. जी नहीं, हमने फील्ड में नौकरी करी है. मैंने 10 में से 3.5 साल फील्ड में नौकरी करी, हार्ड प्रॉपर फील्ड में. नहीं सॉरी, हार्ड फील्ड नहीं कहूँगा, लेकिन प्रॉपर फील्ड में. और लगभग 1 साल मॉडिफाइड फील्ड में. और तो वो मैं 5 जाट में गया था. उसमें प्रॉपर इन्फेंट्री ऑफिसर की जो भी ड्यूटीज होती हैं वो मैंने करी हैं.
ठीक है. I was company second in command for a huge amount of time. I was company commander for maybe a few months. I have done some duties as a training officer at one of the battle schools in the Northeast. I have done, this kind of appointments. I have been a post commander in one of the areas affected by militancy in the Northeast. तो ये सारे टाइप के जो I have been training officer for very short duration of time, couple of weeks. I have done adjutant, I have done quartermaster, I have written articles for the Jat magazine, 3-4 articles and poems I had published. तो बेसिकली सारी जो इन्फेंट्री वाली ड्यूटीज़ होती हैं वो एक जैग ऑफिसर करता है. उसमें भी हाँ, ऑफ कोर्स अब अगर मेरे सीईओ साहब को आई हैव अ लॉट ऑफ रिगार्ड फॉर हिम, हमारे जो कमांडिंग ऑफिसर थे, तो अगर सर को मेरे से कुछ क्वेरीज होती थी लीगल मैटर्स के बारे में, क्योंकि हर एक यूनिट में कुछ लीगल इश्यूज होते हैं, कोर्ट ऑफ इंक्वायरी वगैरह चलती रहती हैं, कुछ इनडिसिप्लिन केसेस होते हैं, उनके समरी ट्रायल होते हैं, तो उसमें वो मेरे से पूछ लेते थे सर. एंड ऑब्वियसली बिकॉज आई वॉज लॉ क्वालिफाइड एंड आई न्यू बेस्ट, इंक्लूडिंग बेटर देन द सीईओ हिमसेल्फ, तो ऑब्वियसली आई वॉज डूइंग दैट काइंड ऑफ ड्यूटीज ऑल्सो. बट एनी जैग ऑफिसर विल, मेल ऑफिसर्स की बात कर रहा हूँ, लेडी ऑफिसर्स का 3 महीने का जैकला रेजिमेंटल सेंटर में अटैचमेंट होता है, विच इज ऑब्वियसली अनदर सेगमेंट ऑफ द इंडियन इन्फेंट्री. तो मैंने वो सारी ड्यूटीज करी है. उस 1.5 साल के बाद मेरा जैक का रोल स्टार्ट हुआ है. तो आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, आप राष्ट्रीय राइफल बटालियन में थे? हाँ, राष्ट्रीय राइफल्स में था, करेक्ट. हाँ. तो ये जो आपका टेन्योर था यहाँ पे, कोई ऐसा इंसिडेंट जो आपको याद हो, या फिर यू फील लाइक दिस इज आई मीन आउट ऑफ द बॉक्स, अब जब आप देखते हुए आ रहे हो, बट नाउ यू आर ऑन ग्राउंड? I think, I don't know if I should be pointing out specific instances. There used to be many cases of suicide, attempt to suicide, many cases of domestic violence, many cases of marital discord, maintenance allowance cases, divorce cases. अभी आई थिंक प्रायर टू दिस पॉडकास्ट आपने एक और नाम लिया था, जिसका आपने मुझे मतलब भी बताया था, फ्रेट्रीसाइड. यस. हाँ, तो फ्रेट्रीसाइड का मैंने कोई केस अपनी लाइफ में हैंडल नहीं किया है, लेकिन हाँ, फ्रेट्रीसाइड के केसेस हो जाते हैं आर्मी में अनफॉर्चुनेटली. फ्रेट्रीसाइड ये होता है कि मान लीजिए किसी बंदे के पास कोई वेपन है, क्योंकि स्पेशली फील्ड एरियाज में वेपन हर एक बंदे के पास, कई लोगों के पास जो उसके लिए ऑथराइज होते हैं उनके पास होते हैं वेपन्स. सो इफ दैट पर्सन, सी बेसिकली यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट द एंटायर आर्मी, एटलीस्ट एंटायर आर्मी का मेरा मतलब है 95% प्लस आर्म्ड फोर्सेस और आर्मी, मैं नेवी और एयरफोर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस पर कोई स्पेशलाइजेशन की या कोई एक्सपर्ट नॉलेज की दावा नहीं दे रहा हूँ नेवी और एयरफोर्स पे. आर्मी में जानता हूँ, मैं आर्मी के बारे में बोलता हूँ. सो इफ आई एम सेइंग आर्म्ड फोर्सेस समवेयर, आई प्रैक्टिकली मीन द आर्मी. तो आर्मी में बहुत ज्यादा स्ट्रेस है हर व्यक्ति को, राइट अप टिल सीनियर मोस्ट ऑफिसर. हमें ये लगता है कि वो सीनियर ऑफिसर है, उन्हें क्या स्ट्रेस है, वो उन्हें एक्चुअली आपसे ज्यादा स्ट्रेस है. जितना सीनियर ऑफिसर उसको उतना ज्यादा स्ट्रेस, क्योंकि उनके लिए कोई एक्सक्यूजेस नहीं है, उन पर रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है. जो जवान है या जो जूनियर ऑफिसर हैं, लेफ्टिनेंट कैप्टन मेजर तक हैं, वो थोड़ा सॉरी बोल करके वो उनको माफी है. लेकिन अगर आप जनरल हैं, आपको कोई माफी नहीं है, सॉरी नहीं है आपके लिए कोई, आपसे 1000 सवाल पूछे जाएंगे. तो खैर, अब हर व्यक्ति स्ट्रेस में घूम रहा है. अब कोई व्यक्ति है, मान लीजिए, अब देखो जवानों के लिए क्या है, उनकी ना आम तौर पे बात है, कल मेरे घर एक बंदा आया था, उसका मैरिटल डिस्कॉर्ड का केस है, उसके खिलाफ मेंटेनेंस अलाउंस का आदेश पास कर दिया गया है सीनियर ऑफिसर्स द्वारा. वो बहुत दुखी था, वो और उसका एक और साथी. तो हम इनके लिए एक केस फाइल कर रहे हैं, दोनों के लिए एक AFT में फाइल करेंगे या पॉसिबली इन दी हाई कोर्ट इन दिल्ली. तो वो उसकी शक्ल पे ना, मतलब 2 घंटे तक ही वाज सिटिंग इन माय होम एंड ही वाज कंप्लीटली स्ट्रेस्ड ड्यूरिंग लीव आल्सो. अब इन पे इतना, अब मैंने उनसे पूछा कि भाई तुम कितने टाइम पे उठते हो और कितना टाइम तुम्हें अपने लिए मिलता है. कहता है साहब हम सुबह 4:30-5 बजे उठ जाते हैं, रात के 10:30-11 तक हम काम करते रहते हैं अपना फौज का जो भी मिसलेनियस काम है, और इसके बीच में हमें 1-1.5 घंटा अपने लिए मिल पाता है. मतलब आप इमेजिन कर लीजिए, एक दिन में आपकी 15-16 घंटे 17 घंटे की ड्यूटी है. संडे होने से कोई खास फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि संडे को वो ड्यूटी कर रहे हैं, बस ये कि वर्दी नहीं लगा रखी, नॉर्मल अपनी सिविल ड्रेस में या ट्रैक सूट में वो ड्यूटी करते रहते हैं. तो एक बंदा, इतना काम का स्ट्रेस है, उसमें यू हैव टू गिव एक्सप्लेनेशंस टू डिफरेंट पीपल. आप कोई भी ड्यूटी पे हो, उसमें आपका बॉस जो भी है, वो आपका सूबेदार मेजर है या प्लेटून कमांडर या कंपनी कमांडर, उसको आपको रिपोर्ट देनी है. आप इतना स्ट्रेस में काम कर रहे हैं. उसके बाद अगर घर से आपको कुछ परेशानी है या कोई फाइनेंशियल इश्यूज हैं या मेडिकल इश्यूज हैं, यू आर अंडर ह्यूज अमाउंट ऑफ स्ट्रेस. नाउ इन दिस सिचुएशन यू कैन डू क्रेजी थिंग्स. तो ऐसे कुछ इंसिडेंट्स हो चुके हैं. आई विल नॉट
mention exact details and I don't know exact details of many cases. I know a couple of cases जिसमें किसी बंदे ने अपनी राइफल ऐसे ली और आसपास 4-5 बंदों को भून दिया. अपने ही लोगों को. Yes, obviously. मतलब I'm not talking of war-like scenario. अपने ही गैरिसन में खड़े होकर के ऐसे इंसिडेंट्स कुछ हो चुके हैं. See, you have to understand that. और अब इसमें ये कोई नेगेटिव बात मैं नहीं बोल रहा हूँ, बल्कि अगर आप आंकड़े निकाल के देखें, देखिए हर संस्था में कुछ ना कुछ समस्याएं होती हैं. हर संस्था में अपने ही लोग अपने लोगों से लड़ते रहते हैं. मेरे ख्याल से आर्मी में सबसे कम होगा. आर्मी एंड नेवी एंड एयरफोर्स, लाइक आई सेड अ लिटिल व्हाइल अगो, दे आर मच बेटर देन अदर ऑर्गेनाइजेशंस. और ऑर्गेनाइजेशंस में जितना इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट होता है, जितनी पॉलिटिक्स होती है, कॉर्पोरेट ऑफिस में जितनी होती है, मेरे ख्याल से उसकी शायद 5-10% भी नहीं होगी आर्मी में. लेकिन क्योंकि मेरे को बाकी संस्थाओं का एक्सपीरियंस नहीं है, इसलिए मैं उनका नहीं बोल रहा हूँ. बट इफ समवन सेज दैट द आर्म्ड फोर्सेस आर कंप्लीटली क्लीन ऑफ ऑल दिस, देन नो, इट इज नॉट. See, there is nothing which is 100% pure. Okay? 100% there is nothing, black or white. There will be grays. So, I'm saying that a few incidents like this have happened, most probably due to stress. Because there's so much stress. Now, this, yes, I'm saying that stress levels in the army are much more than in any government service, for sure. Certainly much higher than any other government service. प्राइवेट जॉब्स के अब कुछ लोग इसमें टिप्पणी कर देंगे कि प्राइवेट वालों में भी स्ट्रेस होता है. अरे प्राइवेट में आपकी मर्जी, आपको नहीं पसंद आप छोड़ के जाओ, आपकी मर्जी है, ठीक है. फिर कुछ लोग ये कहते हैं कि आपने अपनी मर्जी से आर्मी ज्वाइन करी. यस, अपनी मर्जी से ज्वाइन करी, लेकिन अपनी मर्जी से वो छोड़ने नहीं देते हैं. देयर इज नो राइट टू रिजाइन. अनफॉर्चुनेटली आर्मी रूल 16C है, जिसमें लिखा है कि एन ऑफिसर शैल हैव नो राइट टू रिजाइन हिज कमीशन, बट ही मे पुट अप एन एप्लीकेशन टू द सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर रेजिग्नेशन, बट इट विल बी द प्रेरोगेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट टू लेट हिम रिजाइन और नॉट. तो आप बाहर नहीं जा सकते. अब अगर आप फ्रस्ट्रेटेड घूम रहे हैं तो आप क्या करेंगे? आपको छुट्टी नहीं मिल पा रही लेटेस्ट से, आपकी एक दिन में 10-12 घंटे 14 घंटे की ड्यूटी है, आपको बाहर नहीं जाने दिया जा रहा, आप रिजाइन नहीं कर सकते, आप क्या करेंगे? सो देयर आर, इसमें स्ट्रेस इतना ज़्यादा जब हो जाता है, देन देयर आर इंसिडेंट्स ऑफ सुइसाइड एंड फ्रेट्रिसाइड एंड मर्डर, दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हिच आर हैपनिंग. मेरा क्वेश्चन ये भी है, जैसे कि आपने बोला कि बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है, आपने इस चीज़ को एड्रेस भी किया कि लोगों को ये लगता है कि उन्होंने तो खुद ही डिसाइड किया है. बट इन जनरल अगर हम बात करें तो अगर कोई अपना करियर, जैसे अगर किसी को डॉक्टर बनना है और उसको पता है दैट बीइंग डॉक्टर योर लाइफ कैन बी लाइक दिस, आपको अभी 10 साल पढ़ना ही है पहले, राइट, और जो वो कर पाएगा वही उसमें जाएगा. सिमिलरली अगर हम आर्मी की बात करें, यू योरसेल्फ मेंशन दैट यू हैव रिगरस ट्रेनिंग, यस, राइट, एंड आपको उसी के लिए ट्रेन किया जाता है जहां आप 14 घंटे 15 घंटे काम कर रहे होते हैं. तो उसके बाद भी मतलब दे नो एवरीथिंग? नो, दे डोंट नो. मैं आपको गारंटी से कर रहा हूँ, आप चैलेंज मैं आपको कर रहा हूँ, ठीक है. मैं आपको बता रहा हूँ, इंडिया में जितने ये करोड़ों जो डिफेंस एस्पिरेंट्स हैं ना, जो बच्चे हैं, टीनेजर्स हैं, इनको दे डोंट नो इवन 10% ऑफ द काइंड दैट दे विल हैव टू लिव इन द आर्मी. क्योंकि जो उनका एक्सपोजर होता है वो किस होता है? मूवीज से, हॉलीवुड एंड बॉलीवुड की मूवीज और सिनेमा. मैं हूं ना एक मूवी है, लक्ष्य, बॉर्डर, LOC कारगिल, इसमें जो मूवीज में दिखाता है वैसी लाइफ नहीं होती. अमरन मूवी अभी एक आई थी रिसेंटली साउथ की, उसमें क्या दिखा रहा है मैं आपको बताता हूँ. मैंने भी अभी रिसेंटली देखी, सो दैट आई एम केप्ट अवेयर. मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता, मैं मीडिया से इतना ज़्यादा एंगेज नहीं कर पाता हूँ, बिकॉज आई हैव माई केसेज इन दी हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट एंड आई एम मैनेजिंग अ लार्ज स्टाफ ऑफ लॉयर्स एंड लॉ रिसर्चर्स. उस मूवी में क्या दिखा रहे हैं, वो मेजर मुकुंद वरदराजन, आई हैव द हाईएस्ट रिगार्ड फॉर हिम. मूवी में, अब देखिए मैं मूवी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, ना मैं बॉलीवुड की या किसी चीज की बुराई नहीं कर रहा हूँ. वो भी अगर थोड़ा मिर्च मसाला नहीं डालेंगे तो कौन मूवी देखेगा? बिकॉज़ इन जनरल हम लोग उसी से इमेजिन कर रहे होते हैं हाउ द लाइफ इज. इट इज परफेक्टली राइट. इसमें किसी की कोई दोष नहीं है, ना आपकी गलती है, क्योंकि आपको भी वही एक्सपोजर मिल रहा है. और वो अगर मूवी को उस तरीके से नहीं बनाएंगे तो देखेगा कौन? अब वो मूवी में ये चल रहा है, उनका ना रोमांस चल रहा है. मेजर मुकुंद वरदराजन का अपनी गर्लफ्रेंड जो साई पल्लवी है, मूवी में उसका नाम है इंदु, उन लेडी का, उनसे वो आके मिल रही हैं एंड दे आर रोमिंग इन सम गार्डन. नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल. इट इज़ नॉट हैपनिंग इन OTA चेन्नई फॉर श्योर. मैंने वहाँ पे ट्रेनिंग करी है 11 महीने की, 49 वीक्स की. पता नहीं अगर कोई NDA में या IMA में, मेरे को नहीं लगता कि ऐसा पॉसिबल होगा. अच्छा, उसकी मदर आ रही हैं, वो बैठे हुए हैं पार्क में, घास है उसमें, मतलब घास तो होगी और वो गर्लफ्रेंड और मदर, और वो आराम से मदर उसको अपने हाथ से खाना खिला रही है. भाई ऐसा नहीं हो सकता. वो जो पार्क होते हैं ना, वो खाना खाने के लिए होते हैं, वो रोलिंग करने के लिए होते हैं. रोलिंग ऐसे 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 जो हमारी जो पनिशमेंट मिलती है ना, जिसमें पीठ छिल जाती है, जिसमें
फोड़े हो जाते हैं पीठ में, टेल बोन में यू कैन नॉट सिट स्ट्रेट, यू हैव टू सिट लाइक दिस और यू हैव टू सिट लाइक दिस बिकॉज देयर आर फुंसीज एट योर बैक साइड, यू कैन नॉट सिट स्ट्रेट, आपकी गर्दन में पत्थर चुभ गया, कंकड़ चुभ गए। वो पार्क बैठने के लिए गर्लफ्रेंड के साथ और मम्मी के हाथ के पराठे खाने के लिए नहीं होते हैं वो पार्क, कम से कम ओटी चेन्नई में तो नहीं होते हैं, ठीक है। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू द मेकर्स ऑफ दिस मूवी, एक उसमें एंटी रूम है इस कंपनी में जिसमें मेजर मुकुंद वरदराजन की ट्रेनिंग चल रही है, उसमें वो अपनी गर्लफ्रेंड की बाहों में सो गए, पता नहीं कितने घंटों के लिए सो गए भाई। भाई हमने एंटी रूम में रात भर बैठ के पढ़ाई करी है, मतलब ऐसे वो हमारी किताब ऐसे एग्जाम्स होते हैं। अब जिन बच्चों को नहीं पता भाई, आर्मी में बहुत पढ़ाई करनी पड़ती है। कई बच्चे ये सोच के आते हैं कि जी हमें पढ़ने का शौक नहीं तो हम आर्मी में चले जाएं, पढ़ाई से मुक्ति हो जाएगी। नहीं, आपकी मुक्ति नहीं होगी बिल्कुल भी, आपको और ज्यादा पढ़ना पड़ेगा, आपको जिंदगी भर पढ़ना पड़ेगा क्योंकि कोर्सेज बहुत होते हैं फौज में। अच्छा, उसमें बैठ के वो सो गए सोफे पे बैठ के, इमेजिन जूनियर टर्म में, मतलब जूनियर टर्म में सोफे पे पहली बात तो बैठ गया बंदा, उसे सो गया घंटों तक। आई थिंक ही हैड स्लेप्ट ओवरनाइट इन द आर्म्स ऑफ हिज गर्लफ्रेंड। मतलब इट इज अ ब्लास्फेमी, क्योंकि पहली बात किसी गर्लफ्रेंड आ रही है, चलो एनीवे। But when you was watching the movie, I can totally sense it. तो, अच्छा अब वो पता क्या है, मैं बताता हूँ, हमने जूनियर टर्म में उस एंटी रूम में क्या करते थे। हम शॉर्ट्स में और बनियान में हम उसमें बैठे हुए हैं, या ठीक है कभी वो जो मुफ्तीज में, और उसमें हम ऐसे बैठ के जमीन पे बैठ करके, नींद आ रही है सुबह से। प्लीज इमेजिन, हम सुबह 3-4 बजे उठे हुए हैं, उस दिन भर में 5-6 घंटे हम फिजिकल वर्कआउट करके, एक्सरसाइज करके, पीटी करके, स्पोर्ट्स खेल करके, रगड़ा खा करके, हो सकता है हमने 200-300 बार साइकिल को ऐसे अप डाउन किया हो, 500 पुशअप्स लगा रखे हो, 20 किलोमीटर रनिंग कर रखी हो। उसके बाद हम रात के 11 बजे बैठे हुए, हमें सीने से बिठा रखा है ऐसे, किताब ऊपर करके पढ़ो क्योंकि कल तुम्हारा एग्जाम है, रिटन एग्जाम। अच्छा, अब उसमें नींद तो आएगी, मुझे तो भाई बहुत नींद आती थी और बहुत सारे लोगों को नींद आती थी। तो उसमें एक सीनियर खड़ा है हॉकी लेकर के, 1 या 2 या 3 सीनियर्स। आई थिंक रैगिंग इसे कहते हैं। रैगिंग है या उसको ट्रेनिंग मान लीजिए, जो भी है। तो वो हॉकी लेके खड़ा है। अब किसी की अगर पलकें से नीचे भी हो गई, किताब ऊपर रखा है जिससे कि डाउट ना हो कि भाई नीचे तो नहीं, नीचे करके तुम पढ़ रहे हो या सो रहे हो, क्योंकि ये देखने में क्लियर नहीं है। किताब ऐसे रख के, और जो सो गया उसका तो थप्पड़ पड़ रहा है, हॉकी पढ़ रही है। दिस इज व्हाट हैपेंस इन एंटी रूम, दिस इज व्हाट एंटी रूम इज फॉर इन योर ट्रेनिंग अकेडमी। या उसमें कई बार ठीक है थोड़ा बहुत सेलिब्रेशन हो जाता था, बर्थडे में केक कटिंग, या थोड़ा बहुत हल्का फुल्का सा म्यूजिक एंड लिटिल बिट ऑफ सेलिब्रेशन व्हेन यू वन सम इवेंट और टूर्नामेंट। दैट इज व्हाट एंटी रूम इज फॉर। एंटी रूम इज नॉट फॉर स्लीपिंग इन द आर्म्स ऑफ योर गर्लफ्रेंड्स। और वहां पे कोई सीनियर ऑफिसर आ गया, वो देख ना ले, तो मेजर मुकुंद वरदराजन, दैट टाइम कैडेट मुकुंद वरदराजन ने, उन्होंने अखबार ऐसे ऊपर कर लिया जिससे कि वो ऑफिसर ने देख ना पाए। और वो ऑफिसर ने मुंह ऐसे, ही इज काइंड ऑफ इग्नोरिंग दैट व्हाट इज हैपनिंग ओवर देयर। नो, इट इज नॉट, सो दिस इज, आप ये ऐसे फैंसी चीज़ों से ना प्रेरित होकर के, एक शायद वो शेरशाह मूवी है, उसमें जो कैप्टन विक्रम बत्रा, दैट टाइम आई थिंक ही वाज लेफ्टिनेंट विक्रम बत्रा, वो अपने सीनियर ऑफिसर को नाम से एड्रेस कर रहे हैं। ऐसा नहीं होता है आर्मी में। यू हैव टू एड्रेस हिम एज सर एंड यू हैव टू गिव हिम प्रॉपर रिगार्ड, अनलेस वो आपका पहले से दोस्त है। पब्लिकली फिर भी आप उसको नाम से नहीं बुला सकते। तो ऐसे जो मूवीज में दिखाते हैं, इसको देख के बच्चे प्रेरित, अरे हम तो ये करेंगे, हम तो इतनी बढ़िया एंजॉयमेंट चल रहा है, ठीक है। दैट एंजॉयमेंट इज नॉट देयर। एंजॉयमेंट इज देयर, इट इज, वो एंजॉयमेंट कम्स विद, enjoyment is maybe 5%, 95% it is pure rigor. It is tough life. You have to, it is not a bed of roses by any standards. It is completely tough and rigorous. और मैं इसके सबके बाद भी कहता हूँ कि जिसको मोटिवेशन है वो बिल्कुल ज्वाइन करे इंडियन आर्मी, बट यू डू इट आउट ऑफ लव ऑफ योर नेशन। यू डू इट आउट ऑफ मातृभूमि पे समर्पण के लिए, देश की सेवा करने के लिए, देश की गलत तत्वों से सुरक्षा करने के लिए आप इसके लिए फौज ज्वाइन करें। बहुत अच्छी बात है, देश की सेवा करें, अपना जो भी है पीरियड उसको सर्व करके इज्जत से, सम्मान से। फौज में आप बहुत सारे सैक्रिफाइसेस झेल करके फिर बाहर आके अपनी जो भी लाइफ है उसको लीड करें, या आपको रिटायरमेंट तक सर्व करना है तो करें। बट इट इज़ दैट यू कैन नॉट गेट फैसिनेटेड बाय दीज मूवीज। जैसे मतलब सो मेनी मूवीज आर देयर, हॉलीवुड की मैं कम देखता हूँ। मैं हूँ नाम है, वो दिखा रहे हैं कि एक मेजर साहब जो शाहरुख खान है उनको किसी कॉलेज में भेज दिया, उसमें वो अमृता अरोड़ा इज देयर, उनका काइंड ऑफ बॉडीगार्ड टाइप लगा दिया। दिस इज नॉट, डज नॉट हैपन। मे बी कोई लाखों में से एक किसी ऑफिसर की ऐसे शायद ड्यूटी लग जाती होगी, बट अगर कोई, मेरा एक फ्रेंड था जैग ऑफिसर, वो जैग में आया, कहता कि भाई मेरे को एडवेंचर चाहिए, मुझे माउंटेन क्लाइंबिंग, रॉक क्लाइंबिंग करना है, रिवर राफ्टिंग करना है। भाई आपको कभी नहीं मिलेगा ये सब मौका।
हाँ इन्फेंट्री वगैरह में शायद कभी मिल जाए, बट आई एम सेइंग अगर आपको इन चीज़ों का शौक है ना, यू स्टे आउट ऑफ द आर्मी एंड यू आर फ्री टू परस्यू दिस एक्टिविटीज. आर्मी में योर लाइफ इज कंट्रोल्ड बाय 1000 अदर फोर्सेज. यू हैव नो राइट टू डिसाइड, यू हैव नो चॉइस. आप नहीं चूज कर सकते कि मुझे रिवर राफ्टिंग पे जाना है या मेरे को माउंटेन क्लाइंबिंग पे जाना है. अगर आपकी किस्मत अच्छी है, आप उस चीज़ में पहले तो कॉम्पिटेंट हैं, फिट हैं, फिजिकली, मेंटली, इमोशनली फिट हैं, मेडिकली फिट हैं, क्योंकि ऊपर चढ़ने में कई लोगों को इंजरीज हो जाती हैं, बीमारीज हो जाती हैं. फ्रॉस्ट बाइट हो गया, अच्छे खासे हट्टे खट्टा मेरा एक जवान था, ही डाइड. हम थोड़ा ऊपर चढ़ रहे थे, उसको ही वॉज अ वेरी हट्टा खट्टा जवान, एंड सम ऑक्सीजन और ब्रीदिंग प्रॉब्लम वॉज देयर बिकॉज यू डोंट नो व्हाट हाउ योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड व्हेन यू आर एट अ हाइट ऑफ 7000 फीट. आपको लगता है बहुत तंदुरुस्त है, मे बी यू आर नॉट, मे बी योर बॉडी इज बिहेविंग डिफरेंटली. तो आप मेडिकली फिट पाए जाते हैं. आपके जो कमांड है, जो चेन ऑफ कमांड है, आपके कमांडिंग ऑफिसर और ऊपर वाले, वो लोगों को उससे आपत्ति नहीं है, वो आपको परमिशन दे रहे हैं, then yes, maybe you will get to enjoy all those activities. Otherwise there are so many people I know. There is one cricketer he's very good. I think उसने रणजी ट्रॉफी खेली है. He's not being had the opportunity of playing cricket anymore in the army. There are so many. So you cannot say that I want to do this, that is why I'm going to the army. Adventure की opportunity किसी किसी को मिल जाती है. ऐसा भी है कि किसी को कहीं और adventure की opportunity मिले लेकिन उसे आर्मी में मिल जाए. It is very much possible. लेकिन अगर आपको एडवेंचर के लिए जाना है तो फिर आर्मी इज नॉट द राइट. यस, आप उसको अपने आप से परस्यू करें, अपने आप से उतना कमाओ या जैसे भी करना है. एडवेंचर का इसमें कोई इंस्टीट्यूशनलाइज्ड मैकेनिज्म नहीं है जिससे आपको रीजनेबली यू कैन नॉट बी श्योर ऑफ going into an adventure activities. Kabir, you mentioned that when you used to had your exams, then also you had this rigorous training in the morning, physical training. So Yes. throughout the army period, Obviously 49 weeks. Oh my God. 3 हफ्ते की छुट्टी है बीच में बस, और बीच में 2 बार की 2 दिन की छुट्टी है, 3 दिन की, 3 days plus 3 days plus 21 days, And 30 days. आपने एक और चीज मेंशन की that you have 13 to 15 hours of working. That's like, जवानों के लिए मोस्टली, ऑफिसर्स का भी हो जाता है इतना, इसमें कोई डाउट नहीं है, लेकिन जवानों का तो 13 से 15 घंटे बहुत नॉर्मल है. एक्चुअली इसमें ये लॉजिकल बात होती है क्योंकि सी द पॉइंट इज, अगर आप जवानों को ज़्यादा फ्री छोड़ोगे, ये बात मैं इससे आई डोंट परफेक्टली एग्री विद दिस. ये है कि अगर आपने उन्हें ज़्यादा टाइम दे, मतलब साइकी ऐसी है कि अगर ज़्यादा टाइम के लिए इन लोगों के पास अगर ज़्यादा टाइम है तो वो खुरापात करेंगे. ऐसा लोगों का सोचना है जो कि मेरे हिसाब से काफ़ी हद तक गलत है. इसके बारे में बताता हूँ आपको. तो ज़्यादा टाइम दिया, वो कहीं जाके सिगरेट पियेंगे, समवेयर दे विल गो एंड ड्रिंक, ठीक है, वो अपने दोस्तों के साथ कुछ ऐसी चीज़ें करेंगे, दे विल टॉक टू समवन, वो फेसबुक चलाएंगे जो कि बैन कर दिया गया है अभी, वो यूट्यूब पे कुछ करेंगे. तो जितना ज़्यादा उनके पास ऐसी चीज़ों के लिए टाइम है, उतना ज़्यादा कुछ ना कुछ इनडिसिप्लिन हरकत होने की लाइकलीहुड है. उसको कर्व करने के लिए ज़्यादा पूरे दिन भर इनको बिजी रख देते हैं, विच इज़ कम्प्लीटली रॉन्ग. अगर आप ये काम कर रहे हैं, देन ईदर यू शुड गिव ओवर टाइम अलाउंस और यू शुड मेक दी आर्मी जॉब टैक्स फ्री, इनकम टैक्स खत्म. अगर आप 24 घंटे की ड्यूटी करा रहे हैं, क्योंकि बाकी अगर संस्थाओं में किसी बंदे को 8 घंटे की ड्यूटी के लिए उतना ही पैसा मिल रहा है, तो 15 घंटे की ड्यूटी के लिए उतना ही पैसा नहीं मिलना चाहिए, उससे ज़्यादा पैसा मिलना चाहिए फॉर श्योर. ठीक है, आपकी कोई भी कारण हो, आपको लगता है कि ये बंदा इनडिसिप्लिन कर सकता है, तो आप उसको ड्यूटी पे रख रहे हो, ये लेकिन मेरा कसूर नहीं है. आपको लगता है कि मैं इनडिसिप्लिन कर सकता हूँ, या मैं तो बहुत बढ़िया बंदा हूँ, मैं तो कभी नहीं करूंगा इनडिसिप्लिन. हो सकता है कि 1000 में से 4 बंदे इनडिसिप्लिन करने की लाइकलीहुड है, 996 बंदे तो बढ़िया हैं, वो तो नहीं करेंगे, लेकिन उन 4 को रोकने के लिए आपने 996 बंदों की भी बना रखी है. ये अगर उनकी वजह से पिस रहे हैं, तो आप कम से कम इनको तो किसी प्रकार का ओवर टाइम अलाउंस दो या कोई और फैसिलिटीज दो. देयर इज नो एक्स्ट्रा फैसिलिटीज फॉर जवान्स बिकॉज दे आर डूइंग दिस ओवर टाइम अलाउंस. कोई एक्स्ट्रा कॉम्पेंसेटरी फैसिलिटीज नहीं है. ये जो मिलिट्री सर्विस पे होता है 5200 रुपये, इसका बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल रही है, क्योंकि ऑफिसर्स को 15,500 रुपये मिलिट्री सर्विस पे मिलता है, और जवानों को, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, और जवान हैं जेसीयूज, इनको मिलता है 5200 रुपये. तो अब ये लोग क्लेम करते हैं कि यार हमें ऑफिसर से कम क्यों मिलना चाहिए, क्योंकि हमारी भी जान को उतनी ही रिस्क है. ये मिलिट्री सर्विस पे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, ये होता है कि अपनी जान को हम जोखिम में डाल रहे हैं, इसकी वजह से हमें कॉम्पेंसेशन मिल रहा है सरकार की तरफ से कि भाई तुम मर सकते हो, इसलिए 15,500 रुपये उसका कॉम्पेंसेशन है. लेकिन ये इतने सारे जो सैक्रिफाइसेस हैं, कॉम्प्रोमाइजेज हैं, जो इतना हम ओवर टाइम कर रहे हैं, ये उसको कॉम्प्रोमाइज नहीं करता है 5,000 रुपये. एक आदमी अगर, जो एक जवान की सैलरी इतनी घटिया नहीं होती है, मैं अग्निवीर इशू की बात नहीं कर रहा हूँ, उसकी हम अलग से डिस्कस कर लेंगे. मान लीजिए कोई सूबेदार साहब हैं, उनकी तनख्वाह लगभग मेरे ख्याल से 80,000 रुपये, 1 लाख रुपए के आसपास होती होगी ओवरऑल, सब कुछ मिला जुला करके. उनको आप 5,000 रुपये दे करके उनसे आप डबल काम करवा रहे हो, ही विल नॉट डू इट. आपकी लेटर से आपकी अर्निंग मैम एक दिन की, आप 1 महीने की लेटर से आपकी 1 लाख रुपए है.
आपको मैं कहता हूँ, मैं तुम्हें अर्शी 10,000 रुपये ज़्यादा दूंगा, तुम जितना काम कर रहे हो उससे डबल काम करो। आप नहीं करोगे ना, डेफिनेटली। डबल काम करो, 1000 रिस्ट्रिक्शंस के अंडर करो, आपके सारे राइट्स टेकन अवे हैं, तो ये मिलिट्री सर्विस पे से उसका कोई कॉम्पेंसेशन नहीं आता। तो मैं ये कह रहा हूँ, अगर आप किसी व्यक्ति से डबल ट्रिपल काम करा रहे हो, संडेज को भी काम करा रहे हो, उसको उसके लिए सूटेबली आप कॉम्पेंसेट करिए, लेकिन वो कोई उसका कॉम्पेंसेशन नहीं है। तो ये जो धारणा है, ये मेरे ख्याल से ये थोड़ी बहुत हमारा ये जो अंग्रेज चले गए हैं, लेकिन वो ट्रेडिशंस नहीं गए हैं अनफॉर्चुनेटली, ये उसके हिसाब से चले आ रहे हैं, क्योंकि अंग्रेज उस टाइम पे ऑफिसर्स होते थे और जवान इंडियंस होते थे सब्सटैंशियली। तो इनको जवानों को पूरे टाइम दबा के रखो, जिससे कोई म्यूटिनी ना करें, एक और 1857 की म्यूटिनी ना हो, मंगल पांडे टाइप इवेंट्स ना हो, उसके लिए इनको पूरे टाइम बिजी रखो। अब ये बात गलत है, क्योंकि आप उस जवान को, अच्छा ऑफिसर्स के लिए उनको जितनी दारू चाहिए वो मिल सकती है। मैं दारू नहीं पीता हूँ, मैं सिगरेट नहीं पीता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाता हूँ। ऑफिसर्स कैन हैव एज मच लिकर एज दे वांट टू, ऑफिसर्स मेस से। पहली बात तो अपने घर में लेके रख सकते हैं दारू की बॉटल्स, जितनी बॉटल चाहें। कई ऑफिसर्स अपने घर में बार बना के रखते हैं सारे टाइप की दारू, जिसकी खत्म हो जाए वो ऑफिसर्स मेस से पूरी बॉटल लेके अपने घर में लेके रख सकता है, और वो अपने दे कैन हैव दारू पार्टीज ऑन अ डेली बेसिस। आई नो सम ऑफिसर्स आर ड्रिंकिंग ऑन अ डेली बेसिस, मैनी ऑफिसर्स, मैं अब किसी की बुराई नहीं कर रहा हूँ, उसको अपनी मर्जी, जिसको पीना है पिए। और ऐसे ऐसे ऑफिसर्स होते हैं उनके यहाँ घर पे, जो उनका फ्रेंड सर्कल है 4-5 ऑफिसर्स का, वो डेली दारू पी के दे प्ले म्यूजिक एंड स्मोक एंड यू नो दैट चखना इज देयर एंड चिप्स एंड ऑल दैट। मैं भी आई यूज्ड टू बी चकना चोर, ठीक है। मतलब चकना चोर नहीं होता, वो थोड़ा सा अलग वर्ड है, बट आई विल नॉट यूज दैट वर्ड हियर। नहीं, मतलब आई यूज्ड टू नॉट गो देयर, बट जब भी मेरे फ्रेंड्स हैं अगर, तो मैं आई एम नॉट एंटी सोशल, मैं उनके साथ जाकर के आई यूज्ड टू, वो मेरे को कहते थे भाई दारू पी ले, आई सेड नो भाई मैं दारू नहीं पीऊंगा, मैं चकना खा लूंगा तुम्हारा। सो दे यूज्ड टू थिंक यार कभी हमारे साथ चकना खा आता है, क्योंकि बिकॉज दे आर बिजी ड्रिंकिंग एंड आई एम बिजी ईटिंग चिप्स एंड यू नो दैट स्टफ, बिकॉज आई लाइक दैट। तो अब ये इनकी बढ़िया पार्टी चल रही है, एक हाथ में सुट्टा, एक हाथ में दारू का गिलास है, बीच में सामने पड़े हैं चिप्स एंड नमकीन एंड ऑल दैट, और म्यूजिक चल रहा है ऑब्वियसली, और डिम लाइट है ना, पूरा माहौल बढ़िया बना हुआ है। और फिर कुछ ऑफिसर्स हैं, वो 5-6-8 पैक डाउन होने के बाद वो ग्लास सिर पे रख के डांस कर रहे हैं, और वो जो जवान हैं वो इनको सर्व कर रहे हैं, ठीक है। कई बार ऐसा होता है, कई बार ऑफिसर्स अच्छे होते हैं, वो कहते हैं कि भाई तुम जाओ, हम अपने आप मैनेज कर लेंगे। लेकिन कई बार ऐसा है कि 1-2 जो जवान है, वेटर वगैरह, उनको इस ड्यूटी पे लगा रखा है, बडी को लगा रखा है। तो अब वो बंदा सोचेगा, जो जवान सर्व कर रहा है, यार मैं क्यों नहीं कर सकता ये चीज़ हर रोज। ये भी तो 8 पैक पीने के बाद दारू को सिर पे रख के भी तो नाच रहा है, मैं भी नाच लूंगा। वो साहब भी सुबह पीटी में 5-6 बजे शामिल हो जाते हैं, मैं भी शामिल हो जाऊंगा, मेरे को दारू पीने में क्या आपत्ति है। जवानों के लिए 2 दिन बना रखे हैं हफ्ते में, जो कि इशू डेज हैं। इशू डे मतलब कि सिर्फ आपको इसी दिन दारू मिलेगी, और वो भी 2 पैक या 3 पैक। हाँ, कहीं पे 2 दिन बना रखे हैं, कहीं पे 3 दिन। उसके अलावा अगर एक नॉन इशू डे है, वो हर एक यूनिट में अपने अपने हिसाब से कर लेते हैं, किसी में मंडे और थर्सडे, किसी में कोई दिन वो बना लेते हैं अपने हिसाब से। अब नॉन इशू डे है, लेट अस से वेंसडे, आप वेंसडे को दारू पिए हुए पाए गए, आपने दारू पी ली कहीं से भी छुपते छुपाते हुए, गलत बात है, जो कि मतलब इट इज एन ऑफेंस। और किसी ने आपके रूम में, आपके बैरक्स में छापा मार लिया, आपके सांस से वो आ गया कि आपने दारू पी रखी है, डॉक्टर ने आके देख लिया, अब आपका कोर्ट मार्शल हो जाएगा या समरी ट्रायल होगा। मेरे पास हैं ऐसे 2 केसेस इस समय। वो दोनों जवानों को पकड़ा गया कि यार तुमने नॉन इशू डे में तुमने दारू पी है। वो कह रहे हैं कि साहब हमने दारू, ठीक है मैंने पी दारू, अब ये बताओ मैं दारू पी के सो रहा था ना, आपने आके मेरे को चेक किया, मैंने कोई दंगा फसाद किया? मैंने नहीं किया। मैंने किसी और के हिस्से की मार के दारू पी? नहीं पी। मैंने किसी और के पैसे की पी? नहीं पी। मैंने किसी का कुछ चुरा लिया? मैं पी रहा हूँ, तो इसमें आपको क्या आपत्ति है? आपत्ति यह है कि आपके लोकल लॉज हैं, आपके लोकल ऑर्डर्स हैं कि कोई भी नॉन इशू डेज पे दारू नहीं पिएगा। तो अब ये सवाल है कि ये नियम सिर्फ जवानों के लिए क्यों हैं? ऑफिसर्स के लिए भी कर दो ना। 2 पैग या 3 पैग, जो भी, शायद एक पैग में शायद 60 ml मानते हैं, लार्ज पैग इज 60 ml एंड स्मॉल पैग इज 30 ml। तो वही सेम नियम ऑफिसर्स के लिए क्यों नहीं? मेरे ख्याल से अंग्रेजों के टाइम से कल्चर चलता हुआ आ रहा है, 100-200 साल 300 साल पुराना, क्योंकि ऑफिसर्स हैं अंग्रेज, और अब हम इंडिपेंडेंस के बाद अब ऑफिसर्स हैं काले अंग्रेज, और जवान है पता नहीं, मतलब जवान क्या है, जवान आर ओन ब्लड ब्रदर्स नो। दिल्ली से, मतलब जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ, वहाँ के आसपास के एरियाज के जवान भी हैं, वो हमारे ही खून के भाई हैं। लेकिन उनके लिए नहीं, क्यों नहीं भाई? अब आपको ये प्रॉब्लम है कि वो दारू पीने के बाद दंगा फसाद करेगा, तो जो करेगा उसको पनिशमेंट दो। वो इसलिए क्योंकि अगर ज्यादा ही इनडिसिप्लिन होने लगे तो कंट्रोल कैसे करेंगे? आई कैन अंडरस्टैंड दैट, बट ऑफिसर्स कैन ऑल्सो डू दैट इनडिसिप्लिन, नो, मेक इट इक्वल।
माई पॉइंट इज एक्चुअली, मेरा जो पूरी कॉन्सेप्ट है ना, माई पॉइंट इज रिवॉल्विंग अराउंड द फंडामेंटल राइट टू इक्वालिटी फॉर एवरीवन। जो चीज आप इस व्यक्ति को नहीं दे सकते वो आप इस व्यक्ति को भी मत दो। अगर आपको इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है, सबके लिए सेम बना दो, डेमोक्रेसी हटा दो, चाइना की तरह कम्युनिस्ट सिस्टम बना दो। अगर सबसे इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है तो टोटलिटेरियन सिस्टम बना दो। ये नहीं हो सकता कि एक बंदे को एक सुविधा मिल रही है, दूसरे को नहीं मिल रही। ये नहीं हो सकता कि जनरल साहबों के लिए फेसबुक इंस्टाग्राम यूज करना अलाउड है, मेरे लिए नहीं है। ये नहीं हो सकता कि परमानेंट कमीशन ऑफिसर्स को पेंशन मिल रही है, शॉर्ट सर्विस ऑफिसर्स को नहीं मिल रही है। ये नहीं हो सकता कि सिविलियंस को 10 साल में पेंशन मिल रही है, फौजियों को 20 साल में पेंशन मिल रही है। ये नहीं हो सकता कि सिविलियंस को 8 घंटे के लिए उतनी ही सैलरी मिल रही है और फौजियों को 15 घंटे के लिए 1000 रिस्ट्रिक्शंस झेलने के बाद भी उतनी सैलरी मिल रही है। दिस इज नॉट एक्सेप्टेबल। आई एम सेइंग सेम थिंग्स। ये नहीं हो सकता कि लॉयर्स की सीनियरिटी आपने 3 साल पीछे कर दी जस्ट बिकॉज इज अ लॉयर। सेम थिंग फॉर एवरीवन। आपका अगर आपको वो चीज, और फिर भी अगर आप उतना भी नहीं कर पा रहे तो भाई कम से कम छोड़ के तो जाने दो। आई एम सेइंग कि आपने गलत काम कर रहे हो, मेरे को नहीं पसंद आ रहा, छोड़ के जाने दो। देन जैसे कि शॉर्टेज है, शॉर्टेज किस बात की है? 140 करोड़ लोग हैं, औरों को भर्ती कर लो। हजारों की तादाद में संख्या खड़ी है फौज में घुसने के लिए। जिसको नहीं पसंद आ रहा उसे जाने दो। कितने लोग जाते हैं, आईएएस से छोड़ के जाते हैं, जुडिशरी से छोड़ के जाते हैं। चीफ मिनिस्टर कैन रिजाइन, फौजी कैन नॉट रिजाइन। व्हाई कैन नॉट रिजाइन? पीस एरिया से अगर वो रिजाइन कर लेगा, कौन से आपके देश पे तूफान टूट पड़ेगा? पॉलिटिकल पार्टी से अगर प्राइम मिनिस्टर रिजाइन कर लेता है, उससे देश में दंगे फसाद नहीं हो सकते। फौजी ने रिजाइन कर दिया, दंगे फसाद हो जाएंगे, या पाकिस्तान अटैक कर देगा हम पे। व्हाट नॉनसेंस। आप कम से कम पीस एरिया से रिजाइन करने दो। यू लेट पीपल गो आउट ऑफ when there is no imminent danger of any terrorist or militant activity, and the person is posted in peace area, his record of service is good, he is not an indisciplined soldier, उस बंदे को जाने दो बाहर, उसके दूसरे को ले लो। अगर आपको लगता है कि आपका पैसा उसकी ट्रेनिंग में खर्च हुआ, उससे ले लो 2-4 लाख रुपए, वो देने के लिए तैयार है, उसे जाने दो। वो भी खुश, आप भी खुश। वील हैव अ बेटर आर्मी। बट नहीं, हम किसी को जाने भी नहीं देंगे, ठीक है, हम बंदिशें भी बना के रखेंगे, वो करेगा कुछ ना कुछ डिसिप्लिन। मेरे से लोग बोलते हैं साहब हम क्या AWL हो जाएं? AWL मीन्स एब्सेंट विदाउट लीव। साहब मेरे को बाहर निकलना है आर्मी से, मेरे को नहीं पसंद आ रही, मैं घुट रहा हूं, मेरे घर में मेरी माताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है। मेरे पास 2 दिन पहले फोन आया था, एक बंदे को बोल रहा था कि सर मेरी मदर की तबीयत, शायद वो आई थिंक नेवी का था, कि सर मेरी मदर की तबीयत बहुत खराब है, ये लोग मुझे छोड़ नहीं रहे हैं, मैंने डिस्चार्ज की एप्लीकेशन डाली, मेरे को नेवी नहीं छोड़ रही है, मैं क्या करूं? क्या मैं AWL हो जाऊं? मतलब कि भाग जाऊं यहाँ से, मैं भगौड़ा हो जाऊं? तो मैं क्या मतलब, आप क्यों ऐसे सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर रहे हो कि पीपल आर बीइंग कंपेल्ड टू डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स? लेट दैट गाय गो। यू हैव, जो बंदे का नौकरी करने का मन ही नहीं, वो क्या अच्छी नौकरी कर ले? पहले तो आप मुझे ये बताओ। जिस बंदे को लग रहा है कि मैं कोई नौकरी नहीं करनी, मेरे पे बोझ है, मुझे आगे प्रमोशन नहीं चाहिए, मुझे आपसे कुछ नहीं लेना, मेरे को जाने दो यार। आपको मेरे से कॉम्पेंसेशन चाहिए 2 लाख 3 लाख रुपए, आप वो ले लो। ऐसा करो, मेरी जगह एक दूसरे बंदे की आप वैकेंसी एडवर्टाइज कर दो कि यार इतने लोग जा रहे हैं इस साल में, जाना चाहते हैं, तो हमें इतने और फौजी चाहिए, उतनी आप वैकेंसी और एडवर्टाइज कर दो, उतने बंदे और ले लो। जब वो आ जाए तब मुझे जाने दो 1 साल बाद। इतना तो श्योरेंस दे दो, 1 साल की आप ट्रेनिंग करा लो नए बंदे की, तब मुझे जाने दो। उसके बाद दिस कैन बी अ रिकरिंग प्रोसेस। रिटायरमेंट भी तो होता है ना लोगों का। दिस कैन बी अ रिकरिंग प्रोसेस। आपको पता है कि इतने बंदे जा रहे हैं, हमें इतने और लेने हैं। बट मतलब स्टेटस कोइज्म 1000 साल पुरानी पॉलिसी है कि ऐसे हम नहीं जाने देंगे किसी को, अंग्रेजों ने बना के चले गए वो पॉलिसी को, उसके बाद हम चेंज नहीं करने के लिए विलिंग हैं। दिस इज व्हाट द प्रॉब्लम इज। आपने बोला कि अगर कुछ जो सेट ऑफ रूल्स हैं अगर वो कोई फॉलो नहीं करता है, तो आपने बोला कोर्ट मार्शल होता है, बिल्कुल, जिसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। क्या पनिशमेंट्स क्या होती हैं? डेथ पेनल्टी तक है कोर्ट मार्शल में लागू। ओह माय गॉड, अप टू डेथ पेनल्टी, यस। मैं अभी कोर्ट मार्शल में इन्वॉल्व हूँ। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग केस। कश्मीर के एक रिमोट एरिया में चल रहा है। अब मैं कह रहा हूँ, वो अक्यूज ने मुझे अप्रोच किया, वो कह रहा है कि साहब मेरे को आके डिफेंड कर लो। मैं कहता हूँ कि भाई मैं तुम्हें डिफेंड कर लूँगा बिल्कुल। पहली बात ये बताओ, क्या तुम मेरी फीस अफोर्ड कर लोगे? क्योंकि जो मेरे दिल्ली में हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में, AFT में जो मेरे 100 केसेस और चल रहे हैं, क्या आप मेरे को उन 100 केसेस की फीस कॉम्पेंसेट करने के लिए दे दोगे उतना पैसा एक केस के लिए? क्योंकि कोर्ट मार्शल में एक अलग सिस्टम ये होता है। कोर्ट मार्शल एक, जहाँ जिस एक एरिया में चल रहा है डेली, आज भी वही कोर्ट मार्शल उसी बंदे के लिए बैठा। मतलब 15 फरवरी को कोर्ट मार्शल, 16 फरवरी, 17 फरवरी, 18 फरवरी, 19 फरवरी, हर रोज वो एक ही केस चल रहा है। और जो नॉर्मल केसेस होते हैं सिविल कोर्ट्स में, वो क्या होता है, 15 फरवरी को एक तारीख लगी, उसके बाद उसकी तारीख हो सकता है 15 मई को लगे, 15 मई के बाद हो सकता है 6 महीने बाद लगे। तो एक टाइम पे एक लॉयर 100 केस, 200 केस, 500 केसेस हैंडल कर लेता है। जो लॉयर्स अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं उनके हर रोज 5-10 केस, 20 केस दिल्ली NCR में लग जाते हैं।
तो अब वो लॉयर एक केस में गया आधे घंटे के लिए, दूसरे केस में गया 5 मिनट के लिए, तीसरे केस में अपने किसी जूनियर को भेज दिया, चौथे केस में अपने किसी और एसोसिएट को भेज दिया। तो ऐसे ऐसे करके वो सारे केसेस मैनेज हो जाते हैं। अब अगर मैं वहाँ चला जाऊँ उस रिमोट एरिया में, तो मेरे सारे दिल्ली के केसेस कौन हैंडल करेगा? हाँ, तो हम ये कहते हैं कि भाई इस कोर्ट मार्शल को आप वहाँ से उठा करके कहीं और करवा लो, क्योंकि एज पर सेक्शन 124 ऑफ द आर्मी एक्ट, अ कोर्ट मार्शल कैन बी कन्वीन्ड एट एनी प्लेस विद इन इंडिया। आपको वो कश्मीर के रिमोट एरियाज में ही करना जरूरी नहीं, क्योंकि वहां पे कोई भी प्रॉपर वकील नहीं पहुंच पाएगा। कौन ऐसा वकील होगा जो कि अपनी सारी प्रैक्टिस को छोड़ करके वहां जाएगा? और जो वकील जा रहा है मतलब उसके पास उतनी प्रैक्टिस ही नहीं है, उसके पास उतने केसेस ही नहीं है अपने होम टाउन में जहां भी वो प्रैक्टिस कर रहा है कि वो सबको छोड़ छाड़ करके वहां चला जाए। फिर वो ऐसा वकील होना चाहिए जिसको आर्मी लॉ में एक्सपर्टीज हो, जिसको आर्मी लॉ, आर्मी रूल्स, आर्मी एक्ट, आर्मी रेगुलेशंस वगैरह की इन डेप्थ नॉलेज हो। ऐसे कितने कम लॉयर्स होंगे जो कि वहां पे उसे रिप्रेजेंट करने के लिए जा पाएंगे। नॉर्मल लॉयर इसलिए नहीं जा पाएंगे क्योंकि वो मिलिटेंट इन्फेस्टेड एरिया है, वहां पे कौन अपनी जान को जोखिम में डालने के लिए। लेट अस से मैम आपकी 5 लाख रुपए महीने तनख्वाह है और मैं आपको कहता हूँ कि चलो मैं तुम्हें 2 लाख रुपए महीना दूंगा, तुम वहां एक कश्मीर के या नॉर्थ ईस्ट के कोई रिमोट एरिया में जाके बस जाओ, ये सारे काम को छोड़ दो, मैं तुम्हें उस काम के लिए 2 लाख रुपए दूंगा। और ऑब्वियसली बिग नो। और वहां पे आपको टेररिस्ट का थ्रेट अलग से है, ठीक है, प्लस वहां पे ठंड है, मतलब वेदर कश्मीर में तो कभी भी स्नोफॉल हो रहा है, लाइट कट रही है, आपको केरोसिन हीटर जलाने पड़ रहे हैं, केरोसिन के फ्यूम्स आपको स्मोक इनहेल करने पड़ रहे हैं विच इज हार्मफुल फॉर योर हेल्थ। अगर वहां पे आपको लेटेस्ट से आपको कोई मेडिकल इशू हो जाता है तो इजीली कोई मेडिकल फैसिलिटी अवेलेबल नहीं है। आर्मी की फैसिलिटी है लेकिन वो एक छोटा सा एमआई रूम होगा, उससे फिर 20 किलोमीटर दूर जाके उनका हॉस्पिटल होगा जहां पे आप ऑथराइज भी नहीं है ट्रीटमेंट के लिए। आई एम सेइंग यू आर वर्किंग एज अ लॉयर अंडर सो मेनी रिस्ट्रिक्शंस, हु विल गो? तो अब ये है 200 साल पुराने कानून हैं अंग्रेजों के बनाए हुए, आप उन कोर्ट मार्शल को किसी प्रॉपर शहर में क्यों नहीं कर सकते? और मैं कह रहा हूं अगर आप उसको वो भी नहीं करने दे रहे हो, कम से कम वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपियर होने दो बंदे को, वकील को। सुप्रीम कोर्ट में बंदा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से अपियर हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट में अगर मान लीजिए आप ऑस्ट्रेलिया में बैठे हैं, आई एम सिटिंग इन ऑस्ट्रेलिया, आई कैन अपियर इन द इंडियन सुप्रीम कोर्ट बाय वर्चुअल अपीयरेंस। हाई कोर्ट में आई कैन अपियर वर्चुअली, बट कोर्ट मार्शल में why can I not appear? Court martials are also open courts. They are open to the public as per Army Rule 80A. कोई भी उस कोर्ट मार्शल में आके देख सकता है कि वहां पे क्या कार्रवाई हो रही है, अनलेस इट इज एन इन कैमरा ट्रायल। मतलब वहां पे ये कि लेडीज के खिलाफ कुछ ऐसा टाइप का है, किसी बच्चों के खिलाफ है, तो उसमें रिस्ट्रिक्ट कर देते हैं। लेकिन जो ओपन कोर्ट मार्शल होते हैं उसमें कोई भी जाके देख सकता है। सो दिस इज द प्रॉब्लम कि वो माइंडसेट इतना फिक्स्ड है कि हम कहीं और नहीं करने देंगे। That is the reason I think उनको कोई solution मिल ही नहीं पाता। सोल्यूशन नहीं है ना, मतलब वो अक्यूज है बेचारा, वो देखिए वो जवान है, उसको कानून का कुछ नहीं समझ आता, वो अपने आप को कैसे डिफेंड करेगा प्रॉपर्ली? तो मेरा क्वेश्चन ये है, जैसे कि कोर्ट मार्शल की हम बात कर रहे थे, आपने बोला डेथ तक की सजा मिल जाती है। जैसे कि हम अभी डिस्कस कर रहे थे कि किसी ने लेट्स से जो डेज डिसाइड नहीं है उसमें ड्रिंक कर लिया, तो छोटी से छोटी सजा क्या होती है और ये डेथ वाली सजा किस केस में है? देखिए डेथ की पेनल्टी मिलती नहीं है मोस्ट लाइकली, मतलब सी बिकॉज इंडिया में जो डेथ पेनल्टी के कॉन्सेप्ट को बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट नहीं किया जाता है एज अ कॉन्सेप्ट। Many countries have completely abolished death penalty from their laws. इंडिया में भी बहुत डिबेट कई सालों से चल रहा है, लेकिन अभी तक इंडिया ने abolish नहीं किया डेथ पेनल्टी को। तो डेथ पेनल्टी हैज बीन रिटेन्ड फॉर द रेयरेस्ट ऑफ द रेयर केसेस। आपने किसी को बहुत ज़्यादा क्रूरता से मार दिया, लाइक रेप एंड मर्डर काइंड ऑफ केसेस, एंड फ्रेट्रिसाइड, मे बी यू जस्ट shot 5-10 people dead for no reason and with brutality also. उन केसेस में डेथ पनिशमेंट दिया जाता है। दिया जा सकता किस चीज़ में, वो बहुत चीज़ों के लिए, जैसे मान लीजिए आप फील्ड एरिया से आप भगोड़े हो, जैसे कि बॉर्डर मूवी में जो मथुरा दास हैं, अगर वॉर लाइक सिचुएशन है, आप जंग के मैदान से अगर भाग रहे हैं तो आपको डेथ पेनल्टी मिल सकती है। डेथ पेनल्टी मिलने तक की कोई भी सजा मिल सकती है। छोटी सजा क्या हो सकती है? रेप्रीमांड, मतलब फटकार दिया सिर्फ। छोटी सजा क्या हो सकती है? रिडक्शन इन रैंक, जैसे कि मान लीजिए आप हवलदार हैं तो आपको नायक बना दिया। और छोटी सजाएं क्या हो सकती हैं कि अगर मान लीजिए आपकी फोरफीचर ऑफ सीनियरिटी फॉर द पर्पज ऑफ प्रमोशन और फोरफीचर ऑफ सीनियरिटी फॉर द पर्पज ऑफ पे एंड अलाउंसेस। मतलब कि अगर आपको आज से 4 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनना था तो हमने आपकी 2 साल की सीनियरिटी को फोरफीट कर दिया है, तो आप अब से 6 साल बाद लेफ्टिनेंट कर्नल बनेंगे। दिस टाइप ऑफ स्मॉल पनिशमेंट्स आर देयर, डिसमिसल इज देयर, इम्प्रिजनमेंट इज देयर, डेथ तक मैं कह रहा हूँ, डेथ तो ऑब्वियसली इट इज द हाईएस्ट। अच्छा, एक और बीच में आपने एक और चीज बोली थी कि फेसबुक बैन कर देना, हाँ जी, राइट? सो इट इज जस्ट लिमिटेड टू फेसबुक या फिर 88 एप्स बैन हुए थे
Any specific reason for हाँ, that? रीज़न ये है कि देखो एस्पियनाज केसेस होते थे। सी जो हमारे एडवर्सरीज हैं, जो इंडिया के एनिमीज हैं, वो लोग इंडिया की इंटेलिजेंस गेन करने की कोशिश करते हैं। Okay. ओके, यू नो द नेशंस व्हिच आर बिहाइंड अस, and there may be some hidden nations also which we don't know very clearly about, and militants and terrorists and this kind of people. So, and now you have to understand the psyche of a फौजी, जवान्स एंड सोल्जर एंड ऑफिसर्स। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि जो व्यक्ति इतना प्रताड़ित है, स्ट्रेस्ड है, उसके पास एंटरटेनमेंट का कोई माध्यम नहीं है। आप ये थोड़ा सा ना अपने आप को इमेजिन करिए, जैसे कोविड टाइम था। कोविड टाइम में आप क्या है, आप एक कैंपस से बाहर नहीं निकल पा रहे। अब आप मान लीजिए कि आप एक ऑफिसर हैं या आप एक जवान हैं, और आप एक कैंपस में आप परमानेंटली बंद हैं। और चलो जवान की बात कर लेते हैं, वो थोड़ा सा आसान होगा समझने। आपको 4 महीने हो गए, आप कहीं उस कैंपस से बाहर नहीं निकले, आपके पास कोई स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ नहीं है, आप एक दिन में 14 घंटे काम कर रहे हैं इंक्लूडिंग संडेज, आपके पास कोई रिक्रिएशन फैसिलिटी नहीं है, टीवी नहीं है, स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग इज़ वेरी रिस्ट्रिक्टेड एंड इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू डू इट, you cannot watch porn and other kinds of things, you cannot masturbate and that kind of stuff is also, restrictions are there, you cannot, मतलब recreation का कोई साधन नहीं है, stress buster कुछ भी नहीं है except physical workout, there is no stress buster। physical workout से बहुत stress bust हो जाता है, लेकिन कुछ ऐसे लोग होते हैं जो कि जैसे क्लरिकल ड्यूटीज में होते हैं, जिनका स्ट्रेस बस्टर का कोई माध्यम नहीं होता। तो बैन इसलिए किया गया था क्योंकि अब जो व्यक्ति इतने स्ट्रेस में जी रहा है, उसके लिए स्ट्रेस बस्टर क्या होगा? फेसबुक, इंस्टाग्राम, थिंग्स लाइक दिस, टिकटॉक, मुझे नहीं इनके ज़्यादा पता है इनके नाम क्या होते हैं। तो ये लोग अपना फेसबुक वगैरह पे जा करके अपना एंटरटेनमेंट खोजते हैं। या अगर मान लीजिए किसी के फ्रेंड्स हैं, जैसे मान लीजिए आपके कोई स्कूल कॉलेज के फ्रेंड्स हैं, आपके फेसबुक फ्रेंड्स हैं। अब क्या है, अब सी नाउ, अब अगर आप एक जवान की साइकी सोचें, वो बंदा 2-3 महीने से 4 महीने से छुट्टी नहीं गया है। ही हैज़ हार्मोन्स, ओके, ही हैज़ सेक्सुअल नीड्स, ही और शी इन केस ऑफ अ वुमन ऑफिसर, उनको भी ऑपोजिट सेक्स से बात करने के लिए, मिलने के लिए इंटरेस्ट है। अब आपको, अगर आप एक आर्मी कैंपस में, उसका जीरो एक्सेस है, जीरो, कंप्लीटली जीरो, और आप उस कैंपस से बाहर भी नहीं निकल सकते, कैंपस के अंदर कोई आपके पास अपॉर्चुनिटीज नहीं है। तो अब ये जो हमारे एडवर्सरीज हैं, ये लोग क्या करेंगे, किसी सुंदर लड़की की फोटो लगा करके, वो होगा एक मुश्किंडा टेररिस्ट, वो किसी लड़की की फोटो लगा के आपसे चैट करेगा और वो आपको हनी ट्रैप करने की कोशिश करेगा। सो अभी जो हमारा इनोसेंट फौजी है, ये अपनी कुछ इन्फॉर्मेशन जो इसको नहीं बतानी चाहिए वो बता देगा। इस वजह से बैन, हाँ, इस वजह से इनको बैन किया गया। जो मतलब सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन, जो नेशनल सीक्रेट्स आर देयर, दैट दे शुड ऑब्वियसली नॉट बी टेलिंग दैट, बट वो धीरे धीरे करके वो उससे टेररिस्ट उससे इन्फॉर्मेशन निकाल लेगा, और इसको लग रहा है ठीक है, वो लड़की है, मेरे से पूछ रही है, आई वांट टू आई एम गेटिंग some support, some sympathy from this girl, ठीक है, we fall for the fairer sex। उसको इतना स्ट्रेस है, वो थोड़ा सा उसमें भावनाओं में बह करके उसे दे दे रहे हैं। लेकिन अब ये है कि इसमें सारे जवान के लिए और सारे जूनियर रैंक ऑफिसर्स के लिए इसको बैन कर दिया गया है। कुछ सीनियर, सब सीनियर्स के लिए नहीं, लेकिन कुछ सीनियर रैंक ऑफिसर्स के लिए और कुछ सिलेक्ट अपॉइंटमेंट्स के लिए, वो मेजर या कैप्टन या लेफ्टिनेंट कर्नल भी हो सकते हैं, उनके लिए इनका एक्सेस अभी भी ओपन रखा गया, बिकॉज दे आर हैंडलिंग सोशल मीडिया ऑन बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। तो सबके लिए वो बैन नहीं किया गया। लेकिन मैं ये कहता हूँ कि 1000 में से एक बंदा है, 10,000 में से एक बंदा होगा जो शायद ऐसी कुछ सेंसिटिव इंफॉर्मेशन शायद लीक करने का चांस रखता है। लेकिन वो जो 9,999 बंदे हैं, वो ऐसा कोई गलत काम नहीं कर रहे हैं। हमारे जो फौजी हैं बहुत बढ़िया लोग हैं, बहुत डिसिप्लिन्ड हैं, बहुत आदेश का पालन करने वाले हैं, बहुत सम्मान करते हैं, सब लोगों की बहुत इज्जत करते हैं, एंड दे आर वेरी गुड पीपल। लेकिन अब वो उस एक व्यक्ति की गलती जैसे 9,999 पिस रहे हैं। आपको इनको टोटली बैन करने की बजाय क्या करना चाहिए था, यू कुड हैव सेट अप सम साइबर कैफे टाइप ऑफ सिस्टम, वहां पे जाके वो बंदा अपना फेसबुक या इंस्टाग्राम वगैरह जो भी चला ले। मैं मानता हूँ सेटअप करना बहुत मुश्किल है, इट विल टेक ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज, बट दैट डज नॉट मीन दैट यू विल कंप्लीटली टेक अवे द राइट टू society of these people. It is right to society, right? We are social animals. Human beings are social animals. Human beings are sexual animals. We need to interact with the opposite party, and they are young people. You have to realize that 17, 18, 19 साल का लड़का, 17 से लेकर के लेटे से 35-40 साल तक, when you are sexually active, you are socially active. 18 साल का लड़का, आप उसको 3 महीने तक किसी से बात तक नहीं करने दे रहे। उसकी एक स्कूल में गर्लफ्रेंड थी, कॉलेज में गर्लफ्रेंड थी, कम से कम उससे बात तो करने दो यार। अच्छा, how often they can talk to their families? See, फोन सबके पास लागू है, फोन ऑफिस में लागू नहीं होता कई बार। अब एक व्यक्ति को आपने अगर एक दिन में 14 घंटे 16 घंटे बिजी कर रखा है,
उसमें रात को वो आधे टाइम 5 घंटे वो रात को, चलो 3 घंटे वो रात को स्टैंडिंग ड्यूटी दे रहा है। वो बंदा रात को स्टैंडिंग ड्यूटी कर रहा है 11 से 2 बजे तक हथियार के साथ। ऑब्वियसली वो 2 बजे के बाद सोएगा, 2 बजे का सोया 2-2:30 बजे तक, फिर उसे सुबह 5:30-6 बजे किसी को किसी सर्कमस्टेंस में पीटी में भी उसे शामिल होना है। फिर उसके बाद और कुछ परेड वरेड करके 12 बजे दोपहर को फ्री होगा। अब वो 12 बजे जब दोपहर को फ्री होगा, वो सोएगा या घर वालों से बात करेगा? थोड़ा बहुत उनसे बात भी कर लेगा, बट द पॉइंट इज दैट व्हेन यू आर, जब आप इतने एग्जॉस्टेड हैं और कोई ऐसा व्यक्ति जो रात के 11 बजे फ्री हो रहा है, तो उस टाइम पे किससे क्या बात कर लेगा? सुबह 14 घंटे वो काम कर चुका है और उसकी गर्लफ्रेंड है या वाइफ है या पेरेंट्स हैं, दे गॉन टू स्लीप। वो उस समय किससे क्या कितना बात कर लेगा? फोन्स आर अलाउड, ऐसा कोई बैन नहीं है फोन पे, लेकिन वो फोन को आप यूज कैसे करें? इट इज लाइक जैसे वो महाभारत की स्टोरी है शायद, कि वो आपके सामने सारे इतने बढ़िया 56 भोग का खाना रखा, लेकिन वो चम्मच इज सो लॉन्ग यू कैन नॉट ईट योरसेल्फ। इट इज समथिंग व्हिच इज नॉट यूजेबल। ओके, अच्छा, पॉलिटिक्स का इंडियन आर्मी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है? बहुत कम है। ये बात बहुत अच्छी है, मैं बहुत बार कह चुका हूँ, इंडियन आर्मी इज एपॉलिटिकल। तो पॉलिटिक्स का कोई इम्पैक्ट नहीं होता। कम से कम मैंने अपनी लाइफ में कोई भी किसी तरीके का पॉलिटिकल दबाव नहीं महसूस किया है। एक और चीज, जो बजट एलोकेट होता है इंडियन आर्मी को, वो एग्जैक्टली पहुंचता है या इसमें भी मैं इसमें कोई स्पेशलिस्ट नहीं हूँ, मेरे पास कोई ज़्यादा नॉलेज नहीं है, शायद और लोगों को मेरे ज़्यादा पता होता होगा। ये मैं जानता हूँ, इसमें इंडियन आर्मी का क्या बजट है मुझे नहीं पता। डिफेंस बजट इज आई थिंक 1.6%। वो प्रपोज किया गया था 3% तक होना चाहिए, किसी एक कमेटी ने प्रपोज किया था, वो उससे हम बहुत पीछे हैं। लेकिन इसमें मेरा एक व्यू ये है कि वो जो डिफेंस बजट है ना, वो एक डिफरेंट मैटर है थोड़ा सा, उस टाइप की बात है। मैं थोड़ा कम बोलता हूँ। डिफेंस बजट में आपके हथियार क्या हैं, आपके इक्विपमेंट क्या है, आपकी वर्दी पे क्या खर्चा हो रहा है, आप ग्लेशियर में हैं, सियाचिन में, वहाँ पे हेलीकॉप्टर से ड्रॉप करना, उसका कितना खर्चा हो रहा है, उसमें वो सारी चीज़ें इंक्लूडेड हैं। डिफेंस मिनिस्ट्री की तरफ से जो खर्चा हो रहा है, इस खर्चे में से मैं इस चीज़ की बात करता हूँ कि जो इंडिविजुअल है उसके पास क्या फैसिलिटी पहुंच रही है या उसको क्या सैलरी मिल रही है। तो उनकी जो सैलरीज हैं या जो इनकी फैसिलिटी जो इनको एज एन इंडिविजुअल मिल रही हैं, वो बहुत कम है। उसमें सर्टेनली देयर नीड्स टू बी अ सब्सटैंशियल इंक्रीज। जो ऑफिसर्स की भी अकोमोडेशन है जूनियर ऑफिसर्स रैंक्स में, और जो जवान की अकोमोडेशन हैं उसमें इंक्रीज की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। ऑफिसर्स मैसेज नीड टू बी टोन्ड डाउन। वो अंग्रेजों के कॉन्सेप्ट है, उनको बहुत लैविश बनाया जाता है। सो बट मतलब वो जो डिफेंस की आप और चीज़ों की बात कर रहे हैं, वो आई विल नॉट कॉमेंट बिकॉज आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दैट। व्हाट डू यू वांट टू से ऑन अग्निवीर? अग्निवीर इज अ पैथेटिक स्कीम। अग्निपथ स्कीम जो है, ये सरकार ने इंट्रोड्यूस की है पैसा बचाने के लिए, इसमें कोई डाउट नहीं हो सकता। ये जो यंग आर्मी वाला कॉन्सेप्ट है ना, यंग आर्मी मेंटेन करने के बहुत तरीके होते हैं। मैं तो स्टार्टिंग से कह रहा हूँ, यंग आर्मी आपको बनानी, जिस बंदे को जाना उसे जाने दो। क्योंकि बहुत लोग हैं जो 10-12 साल 15 साल की नौकरी करने के बाद निकलना चाहते हैं। कई लोग ऐसे हैं जो कि प्री मैच्योर रिटायरमेंट जाना चाहते हैं, जिनकी पेंशनेबल सर्विस हो गई, जिसको आप जाने दे सकते हैं, वो उनको भी नहीं जाने देते हैं। अगर एक यंग आर्मी आपको चाहिए, आदमी की नौकरी हो गई 20 साल, आप उसे क्यों घसीटना चाहते हो 34 साल की नौकरी तक? वो 14 साल पहले छोड़ के जा रहा है, वो जब 20 साल की नौकरी में छोड़ के जाएगा तो नया बंदा आएगा ना, यंग आएगा ना। वो तो 18-19 साल का बंदा आएगा। यू विल हैव यंगर आर्मी। यंग आर्मी इसी 4 साल का आपने इसलिए किया, 5 साल का अगर आप करते तो आपको ग्रेचुटी देनी पड़ती, तो आपने वो ग्रेचुटी के लाखों रुपए बचा लिए। 4 साल के बाद पेंशन नहीं देनी पड़ेगी, आपने वो पैसा बचा लिया। 4 साल का पीरियड क्या होता है कुछ, अब मैं इसमें भी एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन कुछ ऐसे हमारे इक्विपमेंट होते हैं, जैसे कि आर्मर्ड कोर में कुछ टैंक्स हैं या शायद आर्टिलरी में कुछ ऐसे इक्विपमेंट होते हैं। 4 साल में वो बंदा उसका ऑपरेशन सीख ही नहीं पाएगा ठीक से। मान लीजिए कोई एक ऐसा इक्विपमेंट है, उसमें 8 बंदे एक दूसरे के साथ टीम में ऑपरेट कर रहे हैं। जैसे आप ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, आप यहाँ बैठे हुए हैं, आपके कैमरामैन है, उन्होंने कुछ कैमरा सेट किया हुआ है, किसी ने लाइट सेट की हुई है, कोई रिकॉर्डिंग कर रहा है। तो अब आप एक टीम में एक सिंक में काम करेंगे। ये थोड़ा सिंपल इक्विपमेंट है। जो कॉम्प्लिकेटेड मशीनरी है उसमें 7-8 बंदे एक साथ टीम में काम कर रहे हैं। अब वो बंदा जब तक अपना स्पेशल काम सीखेगा, उसको 5-6 साल 8 साल लग जाते हैं, ऐसा मैंने सुना है। दिस इज व्हाट आई नो। तो वो 4 साल में वो बंदा उस चीज़ का एक्सपर्ट बन ही नहीं पाएगा। बट मच मोर इम्पॉर्टेंटली, लेट अस से आपके 3 साल हो गए, आप 4th ईयर में हैं, 4 साल का है अग्निपथ स्कीम, 25% लोगों को उसमें से परमानेंट किया जाएगा। आप 4th ईयर में हैं, लेट अस से आपके 3 साल 8 महीने हो गए और अब हो गई लड़ाई चाइना से, पाकिस्तान से, किसी टेररिस्ट से, मिलिटेंट से। मुझे लगेगा 4 महीने तो मेरे बचे हैं, मैं क्यों इसमें अपनी जान लुटाना चाहूँ? क्या वो बंदा उतनी लॉयल्टी के साथ, उतने डिवोशन के साथ आपको जंग में जाएगा?
लेट अस से आपके साथ जो जो आपके टीम बैठे हैं कैमरामैन, अगर सपोज इनको कहते हैं कि भाई 2 महीने के बाद आपको अर्शी मैडम के साथ काम नहीं करना, उनका क्या समर्पण होगा आपके प्रति? वो अपना और कहीं जहाँ पे भी उन्हें जॉब करनी है या बिजनेस सेटअप करना है, जो भी करना है, वो उसमें टाइम और एफर्ट डालेंगे ना। मतलब मैं जंग में जाऊँ भी, 4 महीने बाद मेरे को कहीं और नौकरी करनी है, इसमें मेरे चोट वोट लग गई, गोली लग गई, तो मेरे को कौन नौकरी देगा? आर्मी में तो डिसेबिलिटी पेंशन भी खत्म कर दिया अब। तो कौन ऐसे बंदे, यू आर फाइटिंग अ वॉर with people who are temporary in nature. Imagine that. Okay, it is not like any other job. See, army is not a job. It is a lifestyle, it is a devotion, it is dedication. इंडिया में ज़्यादातर लोग या बहुत सारे लोग जो फौज में आना चाहते हैं वो एक जज्बे से आते हैं। वो ये है कि हमें वर्दी पहननी है, हमें अपनी मातृभूमि की सेवा करनी है, हमें इस देश के सिपाही बनना चाहते हैं, हम इस देश के ऑफिसर बनना चाहते हैं। वो ये दिहाड़ी के मजदूर नहीं है। जो बच्चा सुबह गांव में 4 बजे उठ के नंगे पांव दौड़ता है, जो फौज में जाने की प्रैक्टिस करता है, वो इसलिए नहीं कि मेरे को 4 साल का कॉन्ट्रैक्चुअल एम्प्लॉयमेंट मिल जाएगा। दे डोंट वांट टू कम इनटू कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब्स। अब इसमें फिर कौन आएंगे? जिनको कहीं और नौकरी नहीं मिल रही। पीपल आर प्रेफरिंग पैरामिलिट्री फोर्सेस। उसमें कम से कम 58 साल 60 साल की उम्र तक जॉब की परमानेंस तो है। आप ये सोचिए, जिसमें आपको पता है कि मेरा करियर ही 4 साल का है, आप उसमें क्या टाइम और एफर्ट स्पेंड करेंगे? आप उसमें टाइम पास ही करेंगे। इज इट नॉट ऑब्वियस? आपको भी अपना घर बार चलाना है। अच्छा, अब ये तो चलो ऑब्वियस बातें हो गई, मैं कानूनी बातें बताता हूँ। बीइंग अ लॉयर, हाउ इट इज इलीगल। 4 साल के दौरान आप शादी नहीं कर सकते। पूरे देश भर में कोई भी लड़का, मेल, कैन मैरी आफ्टर द एज ऑफ 21 ईयर्स लीगली। विदाउट लीगली पीपल मैरी बिफोर दैट ऑल्सो, दैट इज अ डिफरेंट मैटर। अब एक अग्निवीर नॉर्मली 17.5 से 21 साल तक की उम्र में आ सकता है। लेट अस से कोई अग्निवीर 20 साल की उम्र में आ रहा है, उन्हें ऑब्वियसली बात पता नहीं होगी कि भाई मैं शादी नहीं कर सकता। ये बात किसी को पता नहीं आज तक, है ना? मतलब बहुत कम, 1% लोगों को भी नहीं पता। जो ये डिफेंस एस्पिरेंट्स है ना, जो अग्निवीर बनना चाहते हैं, उनको नहीं पता होगी ये बात। अब वो बंदा कह रहा है यार मैं ज्वाइन कर लेता हूँ, और गांव से मैं आ रहा हूँ, मेरे पिताजी ने मेरी शादी फलानी लड़की से सेट कर दी, जैसे ही मैं 21 साल का हूँगा, 21 साल 6 महीने का हूँ, मेरी शादी उसके साथ हो जाएगी। अब उसको पता चला भाई मैं तो शादी नहीं कर सकता। नौकरी में आने के बाद मैं 24 साल तक अब शादी नहीं कर सकता। रिजाइन करना चाहूँ, रिजाइन नहीं करने देंगे। शादी कर ली तो नौकरी से डिसमिस कर देंगे, कोर्ट मार्शल कर देंगे। तो आप शादी नहीं कर सकते। और 21,000 रुपए महीने तनख्वाह है। नॉर्मल जवान को जो 90 दिन की छुट्टी लागू होती है, 60 days of annual leave plus 30 days of casual leave, which means that in a year he can go on leave 3 to 4 times. 3 महीने नौकरी करी, 1 महीने छुट्टी गया, फिर 3 महीने नौकरी करी, फिर 1 महीने छुट्टी, फिर 3 महीने नौकरी करी, 1 महीने छुट्टी। नॉर्मली ब्रॉडली बता रहा हूँ, तो लगभग 270 दिन नौकरी करी, 90 दिन छुट्टी गया। 365 दिन में से 275 दिन नौकरी कर ली, 90 दिन छुट्टी गया। अब ये भाई के पास छुट्टी केवल 30 दिन लागू है। अब अगर हम फिर से राइट टू इक्वालिटी की बात करें, जो बंदा 2021 तक फौज में भर्ती हो गया, उसके पास 90 दिन की छुट्टी लागू है। जो बंदा 2022 में, जब से अग्निपथ स्कीम आई, जो बंदा 2022 के बाद से भर्ती हुआ है, उसके पास सिर्फ 30 दिन की छुट्टी लागू है। दोनों सेम ड्यूटी कर रहे हैं। इधर ये बंदा सो रहा है, इधर ये बंदा सो रहा है। बिल्कुल साथ साथ सारे काम ऑलमोस्ट सिमिलर हैं, एग्जैक्टली सिमिलर नहीं हो सकते, लेकिन एक बंदे के पास उससे 3 गुनी छुट्टी अलाउड है। इमेजिन, जो मैं आपको भी सर्कमस्टेंसेस बता रहा था, आप एक फील्ड एरिया में पोस्टेड हैं, आपके पास कोई फैसिलिटीज नहीं है, आप सोशल मीडिया को प्रॉपरली एक्सेस नहीं कर सकते, आपके पास स्पोर्ट्स फैसिलिटीज नहीं है, रिक्रिएशन फैसिलिटीज नहीं है, आप स्ट्रेस में हैं, डिप्रेशन में हैं, घर में प्रॉब्लम चल रही हैं, उसमें आप साल में टोटल 1 या 2 बार छुट्टी जा सकते हैं, जो कि अभी तक, और वो भी मतलब अगर 2 बार जा रहे हैं तो आप 15-15 दिन की जाओगे। जो व्यक्ति पहले, अभी तक ये ट्रेंड था कि 90 दिन आप साल भर में छुट्टी जा सकते हैं, वो बंदा केवल 30 दिन छुट्टी जा सकता है। Imagine the kind of impact it will have on the morale of the Jawans, Agniveers. This is a pathetic scheme, obviously. और मतलब जॉब गारंटी। अच्छा, रिसेंटली आपने एक और केस जीता है, एफकैट केस। हाँ जी, यस। सो लाइक व्हाट वाज इट? एफकैट, हाँ जी, तो एफकैट में ये था कि ये, जैसे मैं बता रहा हूँ, स्टेटस कोइज्म है, जो पहले से होते आ रहा है, 100 साल से हम वही करेंगे। तो यार देखो, हमने एग्जाम दिया, मैंने एग्जाम दिया, मुझे बता दो कि मेरी क्या परफॉर्मेंस थी। आपसे फिर रिजल्ट घोषित कर रहे हो कि भाई पास हो या फेल हो। कविश हैज पास्ड, सुनील हैज फेल्ड, ऋषिका हैज फेल्ड, अर्शी हैज पास्ड। आप ऐसे बस पास और फेल का रिजल्ट नहीं दे सकते ना, आपको मार्क्स बताने पड़ेंगे, आपको आंसर शीट दिखानी पड़ेगी, आपको आंसर की दिखानी पड़ेगी। मुझे लग रहा है कि मेरे 200 में से मेरे 159 आंसर सही थे। हाउ आर दे सेइंग कि मेरे सिर्फ 89 आंसर सही थे? और मैं इतने 2-3 साल से मैं एफकैट का एग्जाम देते आ रहा हूँ, मेरे हमेशा से डबल मार्क्स आ रहे थे, इस बार मेरे इतने कम कैसे आ गए?
मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं अगर फेल हो गया तो मुझे पास आप घोषित कर दो, मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ मेरे को आंसर की दिखा दो, मेरी रिस्पॉन्स शीट दिखा दो और क्वेश्चन पेपर दे दो। वो देने के लिए तैयार नहीं है। इसमें कौन सा कॉन्फिडेंशियल डॉक्यूमेंट में मैं मांग रहा हूं, इससे कौन से देश के राज खुल जाएंगे, कौन से राज खुल जाएंगे, पाकिस्तान हम पे क्या अटैक कर देगा अगर आपने क्वेश्चन पेपर दिखा दिया। हम मांग रहे हैं भाई क्वेश्चन पेपर दिखा दो, मैंने क्या आंसर मार्क किया मुझे वो दिखा दो, मेरी रिस्पॉन्स शीट और क्या आपकी आंसर की है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि इसमें घपला हुआ है। जैसे नीट के एग्जाम में घपला हुआ था, मुझे कुछ लोगों ने अप्रोच किया था सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल करने के लिए, उसमें साफ साफ था कि घपला हुआ है। तो हमारे एफकैट केस में अल्टीमेटली व्हेन वी वेंट टू द हाई कोर्ट सेड दैट पहली एक ही हियरिंग में अलाउ हो गया हमारा केस, एंड द हाई कोर्ट हैज सेड दैट इनको आंसर की रिस्पॉन्स शीट और क्वेश्चन पेपर प्रोवाइड कराया जाए, और आगे से भी अब एफकैट में सबको मिलेगा, नहीं तो वो आरटीआई डाल दे बच्चा कैंडिडेट उसे मिल जाएगा। सो अभी रिसेंटली आपने देखा रणवीर अहलाबादिया और समय रैना पे केस हो रहा है और बहुत ज़्यादा आउटरीच है, वेदर इज सोशल मीडिया, ऑफलाइन, एंड इवन डेथ थ्रेट्स भी मिल रहे हैं उनको। तो पहला तो एज एन एडवोकेट आपका क्या सोचना है इस पे, और दूसरा अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो उनका क्या इस केस को लेके क्या सोचने का और देखने का नजरिया है? ओके सी, एक पहली बात तो ये कि अगर आप पॉपुलर हो जाते हैं दैट डज नॉट मीन दैट यू कैन टेक द सोसाइटी फॉर ग्रांटेड, दिस इज व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज आल्सो सेड। ओके, अच्छा, सो समय रैना हैज मेड सम काइंड ऑफ अ कमेंट इन विच ही सेइंग कि अगर किसी बच्चे को 16 करोड़ रुपए की आवश्यकता है, उसकी मदर के अकाउंट में उतना आ रहा है, तो बच्चे को जाने तो 2 महीने का ही तो बच्चा है। सी, दिस इज अ वेरी वेरी इमेच्योर एंड चाइल्डिश कमेंट ऑन द पार्ट ऑफ समय रैना। I was also handling a case of जैशवी, एक ये इंडियन एयरफोर्स के सर्विंग कॉर्पोरल की बेटी थी, 1 साल की वो हुई अभी, 1 साल 1 महीने उसकी एज। उसके लिए हमने सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया था कि बच्ची को सरकार की तरफ से ट्रीटमेंट मिले, और क्राउड फंडिंग से उसके फादर ने बहुत एफर्ट्स करके कॉर्पोरल प्रशांत जी ने 9 करोड़ रुपए इकट्ठे किए और डिस्काउंटेड रेट पे इंजेक्शन दिलवाया। अब वो होपफुली दैट चाइल्ड विल बी एबल टू सर्वाइव एंड हैव अ नॉर्मल लाइफ। लेकिन अगर आपके लिए पैसा बड़ा हो गया है ना, जान से ज़्यादा, आपके लिए पॉपुलैरिटी ज़्यादा बड़ी है, सो दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट। ये हमने सिमिलर थोड़ा सा सिमिलर इससे चीज़ देखी थी पुष्पा 2 वाले स्टैम्पीड में भी, बिकॉज मनी इज़ बिगर एंड पॉपुलैरिटी इज़ बिगर दैन लाइफ। ठीक है, दिस एंड द एथिक्स ऑफ द सोसाइटी, द मोरल ऑफ द सोसाइटी। By making this kind of remarks, you want to shock the conscience of the society just for probably cheap publicity. This is also what the Supreme Court is saying. Supreme Court is saying that you cannot take the society for a ride just because you've become popular. And maybe it is perverted mind. And which human being in the world would be happy to hear this kind of words? This is what the Supreme Court is saying. Popularity does not mean that you can take the society for granted. आपको अपने शब्दों पे नियंत्रण बिल्कुल रखना पड़ेगा। और इसमें देखिए, एज एन एडवोकेट आपने पूछा तो इसमें कोई एफआईआर्स बहुत सारी फाइल हुई हैं, और दे हैव मूव द सुप्रीम कोर्ट। फॉर्मर चीफ जस्टिस चंद्रचूड़'s सन मिस्टर अभिनव चंद्रचूड़ इज फाइटिंग फॉर रणवीर अहलाबादिया, और ये है सुप्रीम कोर्ट का आदेश कि अभी और कोई एफआईआर्स नहीं होंगी उनके खिलाफ। बट द सुप्रीम कोर्ट वाज नॉट हैप्पी विद दिस एट ऑल, एंड दे सेड दैट व्हाई शुड वी कम टू द रेस्क्यू ऑफ अ पर्सन लाइक दिस who has a perverted mindset and who is taking the society for granted. मैं नहीं कह रहा हूँ ये बात, but I think this outrage is justified. मेरे को ऐसा लगता है कि अब ये मेरा थोड़ा पर्सनल व्यू है कि हम शायद थोड़ा ज़्यादा वेस्टर्न कल्चर में बहते जा रहे हैं। जैसे ये अंग्रेजी गानों में हर लाइन में गालियाँ हैं, गानों में, मूवीज़ में, हाँ, नॉर्मल बातों में, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। ये भारतीय संस्कृति नहीं है बिल्कुल भी। और अगर संस्कृति की बात ना भी हो, मतलब व्हाई डू यू नीड टू यूज अब्यूजिव लैंग्वेज, स्लैंग इन एवरी सेंटेंस व्हिच यू आर सेइंग? कभी उसका यूज हो सकता है, ओके, किसी को डांटना हो या आपको गुस्सा आ रहा हो या भड़ास निकालनी हो, गाली गलौज के यूजेस हो सकते हैं, या अगर आपको किसी को दिखाना है दैट आई एम द बॉस, उसके यूजफुलनेस हो सकती है। बट जबरदस्ती अश्लील टाइप की बातें एंड जस्ट फॉर कॉमेडी, यू कैन हैव बेटर लेस आउटरेजियस थिंग्स टू मेक कॉमेडी अबाउट। आपके millions of subscribers already हैं, I'm sure you're doing well as a comedian, and whatever you're doing, you want to introduce cheap and this vulgar kind of content for more publicity. I will not support it. अच्छा, मेरा एक और क्वेश्चन है कि I talk about सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हमने सुना है कई केसेस की हियरिंग होते होते उसके रिजल्ट्स आते आते जिन पे केस था वो ही नहीं रहते हैं।
इतने लंबे चलते हैं, बट हम Yes. जब हाई प्रोफाइल केसेस की बात कर रहे होते हैं तो इट्स सो क्विक, इट्स सो फास्ट, तो ऐसा क्यों है? This is very unfortunate. Unfortunately, the legal system and high courts and supreme courts are not immune from public pressure. तो जिस चीज में पब्लिक आउटरेज होने की संभावना होती है उसमें हमारी जो हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट होता है उन्हें लगता है कि यार अगर इसका नहीं हुई सुनवाई जल्दी सो देन देयर मे बी सम पब्लिक अनरेस्ट, वी वांट टू कंट्रोल इट, सो वी शुड हियर एंड डिस्पोज ऑफ द मैटर क्विकली। और इसमें हो सकता है इनके ऊपर और काफ़ी टाइप के शायद प्रेशर्स होते होंगे, कोई शायद सरकार से डायरेक्शन है, कोई पॉलिटिकल प्रेशर है, मे बी सम सीनियर एमपी और ब्यूरोक्रेट और समवन इज सेइंग थिंग्स लाइक दिस। लेकिन इसमें एक और रीज़न ये भी है कि जिन केसेस की आप बात करें जो कि कई सालों तक या दशकों तक पेंडिंग रहते हैं उसमें कुछ कुछ लॉयर्स के पार्ट पे भी लैप्स होता है, लॉयर्स और लिटिगेंट के पार्ट पे भी। जैसे हम जो केसेस लेते हैं, हम जहाँ पे भी करते हैं, सी यू हैव टू ट्राई एंड पुश द केस। अगर मान लीजिए आपकी हियरिंग आज से 5 महीने बाद लगी है किसी कोर्ट केस में, तो ऐसा नहीं है कि आप कुछ भी नहीं कर सकते, यू कैन डू थिंग्स। आप कोर्ट में जाइए, आउट ऑफ टर्न आप अपने केस को मेंशन कर दीजिए, आप कहिए जैसा मेरे लिए बहुत अर्जेंट है, आपने 5 महीने की तारीख लगाई लेकिन मेरे को प्लीज आप जल्दी सुनिए क्योंकि 5 महीने बाद वो बात रहेगी ही नहीं। तो हम ऐसा करते हैं, हम अपने केसेस में जाकर के हम कई बार मेंशन करते हैं अपने केस को, मिसलेनियस एप्लीकेशन डालते हैं, अर्जेंट एप्लीकेशन डालते हैं कि सर हमारी सुनवाई प्लीज जल्दी कर लीजिए, तो इससे कई बार जल्दी हो भी जाती है। अब मान लीजिए आप खुद ही इंटरेस्टेड नहीं है, आप जल्दी के लिए कह नहीं रहे, वकील साहब को देखिए वकील के लिए ना कुछ केसेस सिर्फ केस होते हैं नॉर्मली, उसमें क्लाइंट को भी पुश करना पड़ेगा। कई केसेस ऐसे होते हैं वो क्लाइंट खुद ही सो गए, उसे खुद ही कोई मतलब नहीं है, लॉयर को भी कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, और जुडिशरी पे इतना बर्डन है इंडिया में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 5 करोड़ केसेस पेंडिंग है इस समय। 5 करोड़? यस, सारे कोर्ट्स वगैरह सब में मिला करके। तो उनके लिए भी अपनी प्रायोरिटीज होती हैं। अब अर्जेंसी में क्या आएगा, या तो जिसमें कोई पब्लिक अनरेस्ट होने का चांस हो वो केस, या कोई बिल्डिंग डिमोलिश होने वाली हो उसका केस, या कोई करोड़ों रुपए का कॉन्ट्रैक्ट लैप्स होने वाला हो उसका केस, या कोई बहुत हाई प्रोफाइल सेलिब्रिटी है उसका केस। सो थिंग्स विच आर मोर ऑफ अ रूटीन नेचर, जैसे जो आम आदमी होते हैं हमारा आप जैसे, उनके अगर कोई केस है, जैसे मान लीजिए मेरी सर्विस से रिलेटेड है, मैं कह रहा हूँ जैसे अभी हमारा एयरफोर्स के जवानों का हमने केस जिताया है एएफटी में, उनको एक इंक्रीमेंट कम मिल रही थी, उनको एक इंक्रीमेंट कम मिलते मिलते जब तक वो रिटायर होंगे हो सकता है 10 लाख रुपए का फर्क पड़ जाए, और पेंशन भी मिलेगी उनके डेथ के टाइम तक, तो हो सकता है 20-30 लाख रुपए का फर्क पड़ जाए। लेकिन फिर भी ये ना, ये रूटीन केसेस में आते हैं। उस व्यक्ति के लिए वो केस बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि उसके लिए 20 लाख रुपए का फर्क पड़ेगा, लेकिन कोर्ट के लिए वो बहुत रूटीन मैटर है। तो ऐसे जो रूटीन केसेस होंगे वो ऑब्वियसली एक्सपीडिएट नहीं होंगे जब तक उस पर बहुत ज्यादा धक्का ना लगाया जाए। अच्छा, तो मेरा क्वेश्चन ये है दैट इंडियन आर्मी में जवान पे क्या क्या रेस्ट्रिक्शंस होती हैं, एंड ऑल्सो क्या जो एक प्रोटोकॉल है जो उनको फॉलो करना है, जो आप कह रहे हो ना कि हम अंग्रेजों के ज़मानों से चल रहे हैं, बस उन्होंने जो बना दिया है हम उसको फॉलो कर रहे हैं, जो नहीं होने चाहिए। रिस्ट्रिक्शंस देखिए इतनी हैं कि इंसान खुल के सांस नहीं ले सकता, इसमें ऑफिसर्स भी इंक्लूडेड हैं। बहुत ज़्यादा हर समय डरे डरे कांपते हुए घूमते हैं, या कुछ नहीं कर सकते खुल करके। हर एक चीज़ में नियम, कायदे, कानून, चेक्स, एंड सो मेनी पीपल आर देयर टू चेक ऑन यू। रिस्ट्रिक्शंस देखिए, जब आप ड्यूटी पे हैं आपकी योर 100% लाइफ इज रिस्ट्रिक्टेड। सुबह आप कितने बजे उठेंगे वो उन्होंने निर्धारित कर रखा है, ब्रेकफास्ट में क्या मिलेगा, लंच में क्या मिलेगा, डिनर में क्या मिलेगा, आपको आपकी कहाँ पे क्या ड्यूटी है, आपको क्या कपड़े पहन के जाना है, ये सब कुछ रेगुलेटेड है और ये होना भी चाहिए, ये अच्छी बात है। लेकिन रिस्ट्रिक्शंस जो आप पूछ रहे हैं उसमें मैं बता, उसमें चीज़ें आएंगी जैसे कि यूज़ ऑफ सोशल मीडिया, जो कि एक नॉर्मल व्यक्ति यूज़ कर सकता है। रिस्ट्रिक्शंस ऑन, अच्छा बड़ी फनी पॉलिसी जैसे अंग्रेज़ों के ज़माने के, आप अपने, अगर मान लीजिए आप एक फ़ौजी हैं, आप अपने साथी जो आपका फ़ौजी है ना, आप उससे पैसा उधार नहीं ले सकते। आपने इनके साथ ट्रेनिंग करी 1 साल, ये आपके जिगरी मित्र हैं, आपके हैं ही मित्र फ़ौजी, क्योंकि आप तो 16 साल की उम्र में फ़ौज में आ गए एज ए जवान और एज एन ऑफिसर जो एनडीए में जाते हैं 16 साल 17 साल की उम्र में, आपके सारे फ्रेंड्स ही वो हैं। अब आपको 1 लाख रुपए की जरूरत है आज, आप किससे मांगोगे? आपने अगर उनसे मांग लिया और ये बात ऊपर वालों को पता चल गई तो आप कोर्ट मार्शल के अधिकारी हैं, कोर्ट मार्शल कराने के हकदार हैं आप, क्योंकि एक रेगुलेशन 337 है डिफेंस सर्विसेज रेगुलेशंस में, या 338 है प्रॉब्ली, उसमें लिखा है कि आप किसी भी फौजी व्यक्ति से उधार नहीं ले सकते हैं, अंग्रेजों के ज़माने के बनाए हुए। मतलब वो बाद में अभी 1987 में बना है, लेकिन प्रॉब्ली उनके टाइम से चला हुआ ये ट्रेंड है, क्योंकि ये है कि यू शुड नॉट बी फाइनेंशियली एम्बैरेस्ड। अगर आपने उनसे उधार ले लिया तो आप उनके आदेशों के दबाव में आ गए। लेकिन अब मतलब प्रैक्टिकली बात सोचिए ना, अगर आपको पैसा चाहिए आप किससे लोगे, कहाँ से लोगे? अगर आप फील्ड एरिया में हैं
और आपको उसी समय चाहिए पैसा, आपको बैंक के पास जा नहीं सकते, लोन ले नहीं सकते। आप आज से 20-30 साल 50 साल पहले की सिचुएशन को इमेजिन कीजिए, वहाँ पे कौन सा इंटरनेट से आप लोन ले लेंगे? तो आपको लोन लेना पड़ेगा इनसे। मान लीजिए आपको चाहिए कि अपने गाँव में मेरे को आज ही घर में पैसा पहुँच जाए, मदर की तबीयत बीमार है, खराब है और हॉस्पिटल के लिए पैसा चाहिए, किससे लोगे? अपने जानकार व्यक्ति से। लेकिन अगर आपने ले लिया तो आप पे डिसिप्लिनरी कार्रवाई होगी। इस तरीके से रिस्ट्रिक्शंस, लिकर पीने में रिस्ट्रिक्शन है, जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया। अच्छा, और मैं आपको एक ना नॉर्मल रूटीन लाइफ का बताता हूँ। जैसे मान लीजिए आप एक सिविलियन है, आप कोई सरकारी नौकरी में है, सरकारी नौकरी से कंपेयर कर रहा हूँ। आप शाम को आ गए अपने घर पे 6 बजे, मैं कल जा रहा था एक रूटीन अल्ट्रासाउंड टेस्ट के लिए, शाम के 6 बजे की बात होगी। मेरे घर से हॉस्पिटल है लगभग 1 किलोमीटर दूर, तो मैं पैदल जा रहा था। रास्ते में मेरे को क्या क्या चीजें मिलती हैं, थोड़ा सा एक मार्केट का एरिया, 4-5 मेरी जूस की दुकान है, इंक्लूडिंग वेजिटेबल जूस एंड फ्रूट जूस। आर्मी में चांस ही नहीं है कि आपको चलते फिरते ऐसे नॉर्मली जूस की दुकान मैंने आज तक नहीं देखी कि कहीं पे वेजिटेबल जूस मिल जाए आर्मी में। ठीक है, होगा भी तो उसकी टाइमिंग ऐसी होगी, शाम को 2 घंटे खुलेगा, 5 बजे से 7 बजे तक। 7-8 बजे के बाद चांस ही नहीं कि आपको कुछ ऐसा मिल जाए। Whereas in a civil street you get all these things till 9-10 PM। रास्ते में मिली जूलर की दुकान, बैंक ऑब्वियसली बंद था। रास्ते में मिली छोले भटूरे की दुकान, मोमोज का ठेला, चिप्स, सिगरेट, सारे इस टाइप की चीजें। कोई जो व्यक्ति, स्पा सेंटर था, एक स्पा मसाज वगैरह करवाने के लिए, एक स्विमिंग पूल, हाँ, BYOB ब्रिंग योर ओन बॉटल, दारू का रेस्टोरेंट। हाँ, सो अगर आपका टेस्ट है, भले ही आपका अच्छी चीज़ों की तरफ झुकाव है, हाँ मतलब 2 जिम मिले रास्ते में, या आपका इस तरीके की अय्याशी की चीज़ों की तरफ झुकाव है, सिगरेट एंड स्मोकिंग एंड ड्रिंकिंग एंड नॉन वेज एंड ऑल दैट, आपको दोनों तरीके की चीज़ें फ्रीली अवेलेबल हैं मार्केट में। लेकिन अगर आप आर्म फोर्सेज में हैं, आप अगर आर्मी में हैं स्पेसिफिकली, आपको इस टाइप की चीज़ें कहीं नहीं मिल सकती। बहुत कम चीज़ें मिलेंगी शाम को 1-2 घंटे के लिए, वो भी उसके पास वैरायटी नहीं होगी। जवानों के लिए स्विमिंग की फैसिलिटी एक्सट्रीमली डिफिकल्ट है, सिर्फ एक जो स्विमिंग टीम के पार्ट होते हैं उनको मिल पाता है। अगर मान लीजिए आप चाहते हैं कि मैं अपनी सेहत अच्छी रखूंगा, जिम आपको यूज करना है एज अ सोल्जर, जवानों के पास टाइम ही नहीं होता। जिम होते हैं जवानों के, लेकिन फिर वही बात है कि आपको उसको यूज करने का अपॉर्चुनिटी बहुत मुश्किल है कि मिल पाएगी। वेराज अगर आप एक सिविल नौकरी में हैं, आप फौज में नहीं है, तो आप जितने भी बजे 6-7 बजे भी अगर वापस आ गए, तो आप उसके बाद, क्योंकि सिविल स्ट्रीट में जो जिम होते हैं वो रात के 10 बजे तक कम से कम खुले रहते हैं। आर्मी में जिम है 8 बजे बंद कर देंगे। 8-9 बजे तो आपकी ड्यूटी चल रही है, आप उसके साथ क्या जिम कर लोगे? 9 बजे 10 बजे तक आप रात को ऑफिस में बैठे हैं, आप उसके साथ क्या जिम यूज कर लेंगे? ठीक है, या अगर आपको कुछ चटपटा खाने का मन कर रहा है, या अगर आपको मान लीजिए आपको है कि मैं अपनी हेल्थ पे ध्यान दूंगा, आपको फ्रेश फ्रूट जूस या फ्रेश वेजिटेबल जूस लेना है जिसमें करेला है, नीम के पत्ते हैं, अलग अलग तरीके की जो चुकंदर, गाजर, all this kind of healthful stuff is there. It is almost impossible to get it on a daily basis in the army. So आपके हिसाब से इंडियन आर्मी में सबसे खतरनाक बटालियन कौन सी है? 5 जाट। Okay. And ऐसा क्यों? क्योंकि उसमें मैं था। See, 5 जाट is a very good battalion. बहुत पुरानी है, अंग्रेजों के ज़माने की। It was raised in 1941 and it is a good battalion. I was okay over there. But the best part was क्योंकि उसमें मैं था। हाँ, so that is अच्छा, सीनियर्स जूनियर्स को बुली करते हैं इंडियन आर्मी में? हाँ, बुली करते हैं, मतलब कर भी देते हैं, नहीं भी करते हैं। कई सीनियर्स बहुत प्यार से भी रखते हैं, तो बहुत स्नेह भी मिल जाता है, बहुत लव एंड अफेक्शन भी मिल जाता है, और कई बार हाँ काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो कि नहीं भी होनी चाहिए। अगर हम इंडियन आर्मी की बात करें, जैसे आपकी कश्मीर में पोस्टिंग थी, तो जो नॉर्मल सिविलियंस हैं उनसे कैसी आई मीन कॉन्वर्सेशन या उनका और इंडियन आर्मी का कैसा रिलेशन रहता है? आई एम नॉट एन एक्सपर्ट ऑन दिस, मैं लीगल फील्ड में था, तो मेरी कभी कोई सिविलियन से इंटरेक्शन नहीं हुई। सो जब आप सारे लीगल केसेस देखते थे, तो डेफिनेटली आपने बताया कि सुसाइड केसेस एंड बहुत अलग अलग तरीके के केसेस, तो कोई ऐसे केसेस जहां आपको लगा ये बहुत वियर्ड या बहुत मतलब एक होता ना कि अमन ऐसा भी होता है, ऐसा आपको फीलिंग आया हो? हाँ, तो एक केस था, उसमें ये है कि कुछ ऑफिसर्स रनिंग टेस्ट दे करके आए, और उसके बाद वो पार्टी चल रही थी। सी, सो व्हेन यू आर डूइंग अ थॉरो डिफिकल्ट रन, उसमें योर बॉडी विल हैव सब्सटैंशियल वाटर लॉस एंड लॉस ऑफ फ्लूइड्स।
तो आपको ना शरीर पे काफी जोर पड़ता है, वो कई बार होता है हमें पता भी ना चले, लेकिन द बॉडी इज अंडरगोइंग अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। वो वाला स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस नहीं कह रहा हूँ, बॉडी फिजियोलॉजिकली बायोलॉजिकली यू आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ स्ट्रेस। अब उस समय में ये कुछ ऑफिसर ऐसे रन करके आए और उनको दारू पिला दी गई। एक ऑफिसर ऐसा था जो कि दारू नहीं पीता था, उसकी डेथ हो गई। अब उसकी डेथ हो गई, अब कोर्ट मार्शल चल रहा है। उस ऑफिसर का जो उस समय वहां पे सीनियर मोस्ट था, उसको कहते हैं कि तुम सीनियर मोस्ट थे, यू फेल्ड इन योर कमांड एंड कंट्रोल, यू फेल्ड इन टेकिंग कमांड एंड कंट्रोल ऑफ द एंटायर सिचुएशन। कि आपकी निगरानी में एक ऑफिसर की डेथ क्यों हो गई, कैसे हो गई, क्यों उसने दारू पी ली या किसने उसको दारू क्यों पिला दी। पॉइंट इज, व्हाई डू वी नीड टू हैव दिस कल्चर इन द इंडियन आर्मी? अंग्रेजों की देन है शराब पीने का, दारू पीने का। देखो आपको पीने, जिसको पीने इंडिविजुअली पी ले, बट इंस्टीट्यूशनलाइजिंग ड्रिंकिंग इन पार्टीज, encouraging drinking in the parties, pushing people, insisting people नहीं तुम भी पी लो, तुम भी पी लो, ये बात गलत है। जो बंदा नहीं पीता ऐसे कहते हैं जी आज तो आपका कोर डे है, आज तो आपका, जैसे आप कोर ऑफ इंजीनियर्स हैं, आज आपकी रेजिंग हुई थी कोर ऑफ इंजीनियर्स की, तो आप दारू पी लो। अरे क्यों पी लो? मतलब आपका बर्थडे है तो दारू पी लो, क्यों पी लो? आपको अगर नहीं मन है, आपको मन है पियो, दारू में स्विम करो, डूबो, है दारू में गोते खाओ, जिसको मन है, ठीक है, लेकिन दिस थिंग शुड नॉट बी एनकरेज्ड। सी अल्टीमेटली इट इज अ वाइस, एब है। अब कुछ इसमें विवाद हो सकता है तो हो जाए, कोई आपत्ति नहीं है उसमें, पीपल कैन आर्ग्यू, बट आई थिंक इवन पीपल हु आर्ग्यू दैट ड्रिंकिंग कैन बी गुड, इट, और कुछ डॉक्टर्स भी शायद ही ऐसा कुछ बोलते हैं कि अप टू 30 ml या अप टू 60 ml इज गुड, इट किल्स सम बैक्टीरिया व्हाटएवर। मैं उससे नहीं मानता हूँ, मेरे ख्याल से देयर इज ह्यूज अमाउंट ऑफ रिसर्च वर्क दैट इससे हमेशा नुकसान ही होता है, कोई वो बैक्टीरिया वगैरह नहीं मरते हैं। एंड फॉर द रिकॉर्ड आई विल से दैट इंडियन आर्मी के जो हॉस्पिटल्स में जितने भी लोग हॉस्पिटलाइज होते हैं उसमें से 24% लोग अल्कोहल डिपेंडेंसी वाले होते हैं। जो स्टार्टिंग में लड़का आया फौज में जो कि मोस्ट लाइकली नॉन ड्रिंकर था और जिसको इस कल्चर ने शराबी बना दिया, जो बच्चे से आदमी इंसान बनता है, यू नो, मैचोइज्म इज नॉट बिकॉज यू आर ड्रिंकिंग लिकर। दूध पीने वाला बच्चा अगर शराब पी रहा है तो वो आदमी नहीं बन गया, आदमी बनता है आपके मॉरल करेज से या फिजिकल करेज से। सिर्फ शराब पीने से आप आदमी नहीं बन जाते हो। तो वो 24% लोग हॉस्पिटल में इसकी वजह से रह रहे हैं। सो अगर जिसको पीनी है, जिसको शौक है, जिसको इंटरेस्ट है, वो पिए। लेकिन आप पार्टियों में, ऑफिशियल पार्टीज में, रेड वाइन के कल्चर हैं, जो ऑफिशियल जो डिनर्स होते हैं, जो डिनर नाइट होती है, उसमें छोटा सा वो कप आएगा लास्ट में, उसमें सबको दारू पीनी है, ऑफिसर्स को और ऑफिसर्स की वाइफ्स को भी, और अगर जो शायद मेरे ख्याल से अडल्ट बच्चे हैं उन्हें भी। मतलब ये कौन से अंग्रेजों के हम कल्चर इसको कैरी कर रहे हैं? शराब पीना is a parade. Imagine, मतलब उसमें you are bound to drink that liquor. Imagine. I mean, that is stupid nonsense. It has to be stopped. I know cases of at least 3-4 officers who have died like this. इसका कोई आंकड़ा निकालना बहुत मुश्किल है, but I am saying for sure there are thousands of officers in the history of independent India who have become alcohol dependent because of this institutionalized structure. क्योंकि जो पार्टीज होती है बहुत ज्यादा होती हैं, एक महीने में कम से कम 7-8 पार्टीज हो जाती हैं। हर पार्टी में आपको लोग कंपेल कर रहे हैं दारू पीने के लिए या इनकरेज कर रहे हैं। सीनियर हो जूनियर हो कोई मतलब नहीं, सर आप पी लो, सर थोड़ी पी लो, सर ये वाली पी लो, सर ये पी के देखो, सर आपने वो वाला कॉम्बिनेशन नहीं पिया इसलिए आपको अच्छी नहीं लग रही, सर मैं आपके लिए बना के लाता हूँ, सर आपको देखो मैं रम मिलाऊंगा, सर मैं इसमें वॉडका मिलाऊंगा, सर मैं इसमें ऑन द रॉक्स बनाऊंगा। व्हाट ब्लडी नॉनसेंस यार, यू ड्रिंक, नो यू वांट टू ड्रिंक, यू डाई, डोंट किल मी, आई डोंट वांट टू डाई लाइक यू। You want to die? There are various ways of dying. So you have never tried? I have tried. I have been forced. Okay. But I am not saying it because I have been forced. मेरे को बहुत बार पिलाई गई जबरदस्ती, लेकिन वो बात नहीं है। पॉइंट इज मैं तो बहुत अच्छा बच गया। But think of those people who have become dependent on alcohol because they've been compelled. अब मुझे अच्छी नहीं लगी, मेरे पे ईश्वर की दया थी, भगवान की दया थी कि मुझे अच्छी नहीं लगी कोई भी टाइप की शराब, सारे इनके कॉन्कॉक्शंस, ये टाइप का, रम पी लो, विस्की, वोडका, वाइन, मेरे को कोई पसंद नहीं आया। आई वॉज वेरी फॉर्चुनेट। लेकिन जिस बंदे को उसका टेस्ट लग गया और वो आपकी वजह से शराबी बन गया है, और वो कई ऐसी पार्टीज होती है उसमें वो शराब पीने के बाद ही हैज टू ड्राइव बैक टू हिज होम 5 किलोमीटर्स, क्योंकि आर्मी कैंपस से आपको कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट तो मिलेगा नहीं, वहां पे कोई बस या ट्रेन तो चल नहीं रही है, ऑटो भी वहां पे घूम नहीं सकते। ओला उबर का सिस्टम अभी आया, वो भी कई कैंपसेस में नहीं पहुंच सकती वहां पे ओला उबर और ये टैक्सीज, तो आपको ड्राइव करने के भी अपने घर में खुद ही जाना है। और अगर ऐसी हालत में आपने किसी को ठोक दिया शराब पी करके, आर वी इन लाइन विद द गवर्नमेंट पॉलिसी ऑफ नॉट ड्रिंकिंग एंड व्हाट इज दैट, नॉट ड्रिंकिंग एंड ड्राइविंग? वी आर नॉट इन सिंक विद दैट पॉलिसी, नो।
So you cannot institutionalize this drinking in official parties at least. Informal parties में आप करो, जिसको पीनी है पिए, जिसको सुट्टे फूकने फूके, ठीक है, इट इज लीगल, जिसको पीना पिए। यही तो मैं कह रहा हूँ, जवानों को भी पीने की छूट होनी चाहिए। अगर ऑफिसर्स को छूट है, जवानों को भी पीने की छूट होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं कि भाई सबको आप कंपेल कर रहे हो, पुश कर रहे हो कि तुम पी लो, आज से तुम्हारा बर्थडे, आज से तुम्हारा कोड है, आज से तुम कंपटीशन जीतो। अरे कंपटीशन जीते तो मतलब ठीक है, इट इज फाइन, आई विल सेलिब्रेट, व्हाई नॉट रीड अ बुक। आई एम सेइंग आपको सेलिब्रेट करना है ना, रीड अ बुक, मेडिटेट फॉर 2 hours, ये करके देखोगे, ये नहीं करोगे, क्योंकि आप कहते हो कि जी हर एक चीज को एक्सपीरियंस करना चाहिए लाइफ में। ट्राई डूइंग सम अदर काइंड ऑफ एक्सरसाइज, ट्राई डूइंग प्राणायाम फॉर 2 hours बिकॉज यू वन अ कॉम्पिटिशन टुडे। Why don't you do that? One last question. Anything you want to add, Major Kapish, to this podcast? I think. Like I say, so what I want to add is that I am completely pro Army, pro Indian Armed Forces, pro India. और मैंने आज तक जो भी कहा है और इस पॉडकास्ट में भी जो कहा है, it is everything in the interest of the nation. कि हमारा देश और आगे बढ़े और तरक्की करे, हमारी फौजें और रोबस्ट हों और मजबूत बने, दुनिया हमारी फौज से थर थर कांपे, जो कि आज भी हमारी फौज की बहुत सम्मान है। लेकिन जो पॉलिसीज जो कि गलत हैं, क्योंकि इसमें कोई डाउट नहीं है मेरे माइंड में, आई एम नॉट मिंसिंग माई वर्ड्स एंड आई हैव नेवर मिंस्ड माई वर्ड्स। जो पॉलिसी गलत है उसको मैं बिल्कुल सीना ठोक के कहता हूँ कि गलत है, और जो चीज़ अच्छी है हमारी आर्मी में, मे बी आई वुड से कम 95% चीज़ें अच्छी हैं, लेकिन जो 5% चीज़ें जो कि खराब हैं उनको हमें सुधारने की बिल्कुल आवश्यकता है। और येस, वी सर्टेनली नीड टू गेट रिड ऑफ आवर दिस ब्रिटिश legacy which is not good for us. We know that there are many things which are not good, which are not suited to Indian culture. Drinking liquor is a kind of a Western concept because those nations are colder also, by the way. We don't need that. So we should get rid of this British culture as soon as possible. We have our own brains. Indians are reputed to be the most intelligent people in the world in terms of IQ level. हमारे पास अपना बहुत दिमाग है, उस दिमाग को हम सही दिशा में इस्तेमाल करें, और हम ये जो हमारी विलायती ट्रेडिशंस हैं जो अच्छे हैं उनको हम रखें बिल्कुल, और जो नहीं है उनसे हम छुटकारा पाएं। सो आई होप जितना शॉकिंग मेरे लिए था ये सब सुन के, उतना ही शॉकिंग ये आपके लिए था। आपको कैसा एक्सपीरियंस हुआ, प्लीज लेट मी नो in the comment section below. This was me, Arshi Khan. You're watching Behind the Anger, signing off.